अस्सलामुअलैकुम। किबरिया तमाम रात जागता रहा। होटल के कमरे में सोने से पहले उसने जीना की खैरियत मालूम की। पता चला कि वो गहरी नींद में है। वो उसके ख्वाबीदा ख्यालात पढ़ सकता था, लेकिन वो थका हुआ था। सोचा कि 4-6 घंटे की नींद पूरी करने के बाद उसकी खैरियत मालूम कर लेगा। ये सोचकर उसने अपने दिमाग को हदायत दी। इसके बाद वो गहरी नींद में चला गया। अहमदाबाद में हालात उसके मुवाफिक नहीं थे। दुश्मनों ने उसके खिलाफ नफरत का बीज बो दिया था। हिंदुओं के दिलों में ये बात पैदा की थी कि इस मुसलमान को हमारी हिंदू सुहागन देवी के साथ नहीं रहना चाहिए। फिर पिछली रात जीना को आगही हासिल हुई थी कि उसे किबरिया से जुदा हो जाना चाहिए। उसे आगही के मुताबिक अमल करना था, लेकिन पसोपेश में थी कि किबरिया से कैसे जुदा हो जाए। उसके बगैर एक पल भी करार नहीं आता था। उसके महबूब ने उसे इतनी मोहब्बतें दी थीं। हर मुसीबत में इस तरह काम आता रहा कि ना वो उसे भुला सकती थी, ना उससे दूर रह सकती थी। किबरिया ने उसे समझाया कि आगही कुछ मायने रखती है, लिहाजा उन्हें उसके मुताबिक आर्जी तौर पर जुदा हो जाना चाहिए। दूरी के बावजूद वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसके अंदर आता रहेगा, उसकी खैरियत मालूम करता रहेगा। उस रात की सुबह होने तक किबरिया ने दुश्मनों को जेर कर लिया। देवराज पटेल जैसे हुक्मरान पार्टी के बहुत बड़े लीडर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसके मातहत लीडर मुरारी और भंडारी कान पकड़कर कह रहे थे कि अब सुहागन देवी और हमजा खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। उन्होंने हिंदुओं को किबरिया के खिलाफ भड़काया था। अब वही उन हिंदुओं के पास जाकर कह रहे थे कि वो गलती पर थे। सुहागन देवी और हमजा खान को साथ ही रहना चाहिए। सुहागन देवी बहुत पवित्र है, उस पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं करना चाहिए। पहले जो दुश्मन नफरतें फैला रहे थे, वही अब मोहब्बतों की इज्जत से सुहागन देवी की तारीफें कर रहे थे और हमजा खान के हक में भी बोल रहे थे। सुबह होने तक हालात साजगार हो रहे थे। किबरिया ने सोने से पहले सोचा कि नींद पूरी करने के बाद फैसला करेगा कि उसे जीना से दूर रहना चाहिए या नहीं। अगरचे आगही के मुताबिक उससे जुदा हो जाना चाहिए, फिर भी हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ये सोचकर वो सो गया था। अगर वो सोने से पहले जीना के ख्वाबीदा ख्यालात पढ़ लेता, तो उसे मालूम होता कि वो जो कुछ सोच रहा है वो नहीं होगा, उन्हें जुदा होना ही होगा। इस वक्त जीना के साथ कुछ हो रहा था। वो गहरी नींद में थी और उसे आगे ही मिल रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में वही मखसूस रोशनी फैली हुई थी, जिसके बाद आगे ही हासिल होने लगती थी। वो देख रही थी, उसके चारों तरफ देवी देवताओं के बड़े बड़े बुत खड़े हुए थे। एक पंडित जी संस्कृत भाषा में कुछ पढ़ रहे थे। जीना के हाथों में पूजा की थाली थी। वो इस थाली को लिए कि एक देवी देवता के आगे से गुजरती जा रही थी। फिर उसने देखा कि बुतों में जान पड़ गई है। वो खुश होकर उसे देख रहे हैं, हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। एक देवता ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, जा तेरा कल्याण होगा, तू इस दुनिया में देवी की तरह पवित्र जिंदगी गुजारेगी। दूसरे देवता ने कहा, तेरे रास्ते में जो रुकावट है, वो रुकावट एक दिन दूर हो जाएगी, फिर तू सुहागन बन सकेगी और सचमुच सुहागन की जिंदगी गुजार सकेगी। एक और देवता ने कहा, जब तक तू एक मुकम्मल औरत ना बन जाए, उस वक्त तक तुझे अपने प्रेमी से दूर रहना होगा। एक देवी ने कहा, तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी, धन दौलत तेरे कदमों में रहा करेगी। कोई दुश्मन तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कोई तेरी मर्जी के बगैर तुझे हाथ लगाए तो खुद को बीमार और कमज़ोर महसूस करने लगेगा। वो अपनी सारी तवानाई और शहजोरी भूल जाएगा। कोई तेरी मर्जी के बगैर तेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। तू जब तक मुकम्मल औरत नहीं बनेगी, तब तक किबरिया को भी अपने दिमाग में नहीं आने देगी। दूरी बहुत ज़रूरी है। यह आगे ही उसके लिए दिल शिकन थी। यह सोचकर दिल टूट रहा था कि किबरिया से अब तो लाजमी जुदाई होगी। एक तरह से वो आगे ही बड़ी उम्मीद अफसा थी। उसे हौसला दे रही थी कि वह हमेशा आज की तरह दूरी नहीं रहेगी। आइंदा कभी न कभी मुकम्मल औरत बनेगी और तब तब अपने किबरिया से दूरी खत्म हो जाएगी। उसके दिमाग की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर पर उठ बैठी। इस आगही के मुतल्लिक सोचने लगी कि क्या मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। इतने बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा कि अपने किबरिया से दूर रहना होगा। वह बेड से उतर गई। इस वक्त सुबह हो रही थी। स्नान करने के बाद बाथरूम चली गई। गुसल करके लिबास तब्दील करने के बाद पूजा करने लगी। उसके दिमाग में यही एक बात गर्दिश कर रही थी कि फ़िलहाल अपने किबरिया से जुदा हो जाना चाहिए। आइंदा के हालात बड़े उम्मीद अफजा हैं। वो ज़रूर मुकम्मल औरत बनेगी और अपने किबरिया के साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार सकेगी। वो पूजा पाठ से फारिग होकर रेस्ट हाउस के बाहर आई तो एक लंबी सी कार आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो वहाँ से एक पंडित जी बाहर आए। उन्हें देखते ही वो चौंक गई, क्योंकि वो वही पंडित जी थे जो आगे ही के दौरान में संस्कृति भाषा में कुछ पढ़ रहे थे और अब उसके सामने आ गए थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सुहागन देवी, मैं सोमनाथ के मंदिर से आया हूँ। पूजा करते हुए मुझे ज्ञान हासिल हुआ है कि आपके पास आना चाहिए और आपको अपने साथ लेकर सोमनाथ के मंदिर में पहुंचना चाहिए। आप कुछ रोज़ वहां हमारे साथ रहेंगी। इस वक्त जीना के ज़हन पर जैसे धुंध सी छाई हुई थी। उसका दिल सोमनाथ के मंदिर की तरफ खिंचा जा रहा था। वह वहां से चलती हुई आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर अंदर रेस्ट हाउस से उसका ज़रूरी सामान ले आया।
फिर वो गाड़ी वहां से रवाना होकर सोमनाथ की तरफ जाने लगी। किबरिया सुबह के 10 बजे बेदार हुआ। वो बेड पर थोड़ी देर पड़ा सोचता रहा। पिछली रात के तमाम वाकयात उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। फिर उसे जीना का ख्याल आया। उसने लेटे लेटे ख्याल खुआनी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। ख्याल खुआनी की लहरें वापस आ गईं। वह हैरानी से उठकर बैठ गया। ये उसके लिए नई और चौंका देने वाली बात थी, जो उसके इंतजार में आंखें बिछाई रहती थी, दिलों के दरवाजे खुले रखती थी। उसने अचानक दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया? फिर यह कि उसे योगा में महारत हासिल नहीं थी, वो सांस नहीं रोक सकती थी। फिर उसने कैसे उसकी सोच की लहरों को महसूस कर लिया? क्या किसी ने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक किया है? जहन में बात आई कि कोई दुश्मनी कर सकता है, उस पर तनवीमी अमल करके उसे कहीं दूर ले जा सकता है। उसने मोबाइल के नंबर डायल किए, फिर कान से लगाकर सुनने लगा। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। फिर राब्ता होने पर उसकी आवाज़ सुनाई दी। हेलो। उसने कहा, जीना तुम कहाँ हो? मेरी सोच की लहरों को क्यों रोक दिया? ये तुम्हारे दिमाग कैसे लॉक हो गया है? जैसे भी हुआ है, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरत की मर्जी से हो रहा है। हमें ये दूरी और फासला बर्दाश्त करना होगा। प्लीज़ आइंदा फ़ोन पर भी राब्ता ना करना। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तुम मेरी तरफ से फ़िक्रमंद ना होना। हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। लेकिन वो मुलाकात का दिन कब आएगा ये भगवान ही जानता है। मुझे कुछ अरसे के लिए भूल जाओ। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। किबरिया ने अपने फ़ोन को देखा, फिर इसे बंद करके सोचा। ज़ेरे लब कहने लगा, जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है, और जब हो जाता है तो उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। जीना की जुदाई ने उसे उदास कर दिया। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर फैसला किया कि हर हाल में उसे मुंबई वापस जाना है। उसने वहां चंद घंटे रहकर मालूम किया, मुरारी और भंडारी वहां के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि अब हम किसी बात पर एतराज़ नहीं करेंगे और ना ही हिंदुओं को एतराज़ करने देंगे। जान मोहम्मद और शकुंतला को यहाँ आना चाहिए। आप जान मोहम्मद से कह सकती हैं कि वो बेखौफ खतर शकुंतला के साथ यहाँ आ सकता है। किबरिया ने आईजी ऑफ पुलिस को बताया कि जान मोहम्मद और शकुंतला जीना के बंगले में है। उसके फ़ोन नंबर पर रब्ता करके जान मोहम्मद को यहाँ आने के लिए कहा जा सकता है। आईजी ऑफ पुलिस ने यही किया। जान मोहम्मद और शकुंतला को फ़ोन पर यकीन दिलाया कि पूरी तरह उनकी हिफाजत की जाएगी। अब हिंदुओं को भी उनकी शादी पर एतराज़ नहीं होगा, लिहाजा वो चले आए। किबरिया मुतमईन हो गया। फिर ये बात अहमदाबाद के हिंदू और मुसलमानों को बताई गई कि सुहागन देवी अब यहाँ नहीं है, सोमनाथ चली गई हैं, और देवी के साथ आने वाला हमजा खान मुंबई वापस जा रहा है। किबरिया ने भी मुंबई पहुंचना था, क्योंकि हमजा खान का खमीर मुंबई से उठा था। फिलहाल उसे वहीं जाकर रहना था, लेकिन कोई रास्ता इतना आसान नहीं था कि घर से निकले मंजिल पर पहुंच गए। कभी कभी राह में दुश्वारियां भी पेश आती हैं, रास्ते बदल बदल कर चलना पड़ता है। किबरिया के साथ भी यही कुछ होने लगा। वह अहमदाबाद के एयरपोर्ट में पहुंचा तो वहां की विजिटर लॉबी में एक फैमिली से मुलाकात हुई। उस फैमिली में कोई मर्द नहीं था। एक माँ थी, दो जवान बेटियां थी, लेकिन जो माँ थी वो अपने रख रखाव और 16 सिंगार से बेटी लग रही थी। बेटियां जो थीं वो उसकी माएँ बनने की कोशिश कर रही थी। उस औरत का नाम फूलमती था, उसकी बड़ी बेटी का नाम चंद्रामती था और छोटी का नाम तारामती था। यानी उसने चांद और तारे को आसमान से नोचकर अपनी कोख से जन्म दिया था। लेकिन वो अपनी दोनों जवान बेटियों को बेटियां नहीं कहती थी। ऐसा करने से वह बूढ़ी ही समझी जाती, इसलिए उन्हें अपनी छोटी बहनें कहा करती, और वह बेटियां भी उसी माँ के बजाय दीदी कहा करती थी। फूलमती ने किबरिया को देखा तो ऐसे कद्दे-आवर सेहतमंद जवान को देखकर उसके बूढ़े दिल में जवान धड़कनें मचलने लगीं। उसके पास सोफे पर आकर बैठ गई। जहां माँ जाती थी वहां बेटियां भी जाती थी। वो भी किबरिया के आसपास आ गईं। फूलमती ने कहा, हाय यंग मैन, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले तुम्हें देखा है, तुमसे मिल चुकी हूँ। किबरिया ने कहा, मुझसे एक बार मिलने वाला फिर कभी नहीं भूलता। इसका मतलब यह है कि आपसे मेरी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई। वो ज़रा नाज़ो अंदाज से बोली, मुझे आप क्यों कहते हो? मैं तुमसे छोटी हूँ। मेरा नाम फूलमती और ये मेरी छोटी बहन चंद्रामती और ये उससे छोटी बहन तारामती है। वह दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन चंद्रामती ने मुसाफे के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी देर तक उसका हाथ हिलाती रही, फिर तारामती ने उससे हाथ छीन लिया और अपने दोनों हाथों में जकड़कर बोली, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। माँ ने बेटियों से वो हाथ छीन लिया, फिर अपने दोनों हाथों में जकड़कर बोली, मुझे तो मुसाफिया करने दो। माय गॉड, कैसे सख्त लोहे जैसे हाथ हैं, कहाँ से आए हो? किबरिया ने बेजार होकर पूछा, ऑर्डर देकर बनवाया है, प्लीज़ इसे छोड़ दो। ये लोहा पानी पानी हो रहा है। पहले अपना तारुफ तो कराओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कब तक शादी का इरादा है? हाथ छोड़ोगी तो बताऊंगा, वरना फंसा रहूंगा। उसने हाथ छोड़ दिया। मेरा नाम हमजा खान है, मैं मुंबई का एक ताजिर हूँ। वो तीनों चहक कर खुशी का इजहार करने लगी। तमाम लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। फिर फूलमती ने कहा, मैंने आज ही तुम्हारा नाम अखबार में पढ़ा है, फिर कल से मैं तुम्हारी तारीफें सुन रही हूँ। बात असल में यह है कि मैं यहाँ नहीं थी, कल शाम को अपनी बहनों के साथ यहाँ आई हूँ और अब मुंबई जा रही हूँ। तुम्हें करीब से देखने का मौका ही नहीं मिला। अब देखो, भगवान की यही मर्जी थी कि तुम मेरे बिल्कुल करीब आ जाओ। आ गए हो ना? चंद्रामती ने कहा, दीदी, उस बेला ओब्राय ने सच कहा था कि हमारी मुलाकात एक दौलतमंद से होगी, और जब होगी तो वो हमें भी मालामाल कर देगा। तारामती ने कहा, आज मैं मान गई कि बेला के ताज के पत्ते झूठ नहीं बोलते,
और उठाए हुए पत्तों ने बेला से जो कहा था वही हमारे साथ हो रहा है। बेला ने कहा था कि उस दौलतमंद के साथ बहुत लंबी मुलाकात होगी, लेकिन हमारी मुलाकात जहाज़ में हुई और जहाज़ सिर्फ 1.5 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा। क्या हमारी मुलाकात 1.5 या 2 घंटे की है? फूलमती ने कहा। जब ताश के पत्तों ने कहा है कि हमारी मुलाकात लंबी होगी तो लंबी होगी। हम हवाई जहाज़ से नहीं जाएंगे, बाय रोड चलेंगे। क्यों मिस्टर हमजा? वो कुछ कहना चाहता था, उससे पहले ही फूलमती ने कहा, तुमसे क्या पूछना है? तुम्हारे आसपास 3-3 फूल खिले हुए हैं, तुम भला क्यों इनकार करोगे? चंद्रमती ने कहा, हमारे पास बहुत बड़ी वैगन कार है। हम कल शाम उसी गाड़ी से यहाँ आई थी, अब उसी से मुंबई जा सकती हैं। किबरिया ने परेशान होकर कहा, मुझे भी कुछ कहने दोगी या खुद ही कहती रहोगी? जब हम कहने वालियाँ 3-3 हैं तो तुम्हें कहने की क्या ज़रूरत है? वह सख्त लहजे में बोला, यू शट अप। मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ कि मैं जहाज़ की बजाय हाईवे से जाऊँ, 2 घंटे का सफ़र 2 दिनों में तय करूँ? तुम तीनों मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? फूलमती ने हंसते हुए कहा, बेला ने बिल्कुल सच कहा था कि हमें जो दौलतमंद मिलेगा वो सख्त मिजाज होगा। पहले हमसे नाराज़ रहेगा, फिर मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। तारामती ने कहा, दीदी, मर्द को गुस्सा आता ही है, जो गुस्सा ना दिखाए वो मर्द लगता ही नहीं। किबरिया गुस्सा दिखाना चाहता था। ख्याल आया कि गुस्सा दिखाऊंगा तो ये और ज़्यादा खुश होंगी कि उनके दरमियान एक मर्द बैठा हुआ है और ये मेरे गुस्से को इनाम के तौर पर कबूल करती रहेंगी। वो उठकर जाना चाहता था, तीनों ने पकड़कर उसे बिठा लिया। फूलमती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, जहाज़ में सफ़र करूंगा। ठीक है, कर लेना, लेकिन जहाज़ 1 घंटे बाद रवाना होगा, उस वक्त तक हमारे साथ रहो। चंद्रमती ने कहा, और ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकोगे। ताश के पत्तों ने कहा है कि तुम हमारे साथ बहुत लंबा वक्त गुजारोगे और हमें भी मालामाल करोगे। वो बेजार होकर बोला, मैं बहुत देर से बेला का नाम सुन रहा हूँ, ये ताश के पत्तों का मामला क्या है? फूलमती ने कहा, बेला एक बहुत ही सुंदर सी, स्मार्ट सी, क्यूट सी लड़की है। तुम उसके सामने ना जाना, सिर्फ हमारा सामना करते रहना। बेला में और कुछ खास बात नहीं है, बस ताश के पत्तों के जरिए किस्मत का हाल बताती है। जो कहती है वो ज़रूर सच होता है। किबरिया ने कहा, बकवास है, मैं नहीं मानता कि वो ताश के पत्तों के जरिए मुस्तकबिल की बातें बताती है। तारामती ने कहा, सिर्फ मुस्तकबिल की नहीं, हाल और माजी की भी बातें बताती है। तुम देख लेना कि हमें छोड़कर नहीं जा सकोगे, हमारी ये मुलाकात लंबी होगी, क्योंकि ताश के पत्तों ने यही कहा है। उसकी बात खत्म होते एक सुरीली सी आवाज़ लाउड स्पीकर के जरिए दूर तक गूंजने लगी। कहने लगी, हम अफसोस के साथ कहते हैं कि मुंबई जाने वाले जहाज़ में कुछ खराबी पैदा हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक उस जहाज़ की परवाज़ 3 घंटों बाद मुमकिन हो सकेगी। तारामती ने खुश होकर कहा, हिप हिप हुर्रे, देखा ताश के पत्ते कितना सच बोलते हैं। बेला ने जो कहा था वही सामने आ रहा है। अब 3 घंटों तक तो तुम हमारे साथ रहोगे। किबरिया गहरी सांस लेकर सोचने लगा, आखिर ये बेला ओबराय है कौन? जार रूस के दौर में एक बहुत ही पुरस्कार शख्स था। उसका नाम रास्पुटीन था। वो जार के महल में रहा करता था। उसकी आंखों में इतनी कशिश हुआ करती थी कि कोई उससे नज़र नहीं मिला सकता था। वो किसी पर नज़र डालते उसे तस्कीर कर लिया करता। उसके अंदर पहुंचकर उसके दिलो दिमाग की तमाम बातें बता दिया करता। उस वक्त लोग उसे जादूगर कहते थे और वो किसी से ये नहीं कहता था कि ये सब कुछ टेलीपैथी के जरिए होता है। वो इल्म नजूम पर भी महारत रखता था और मुस्तकबिल की बड़ी सच्ची पेशगोई करता था। रूस के बादशाह का नाम जार था। वो बादशाह और उसकी बेगम रास्पुटीन के अकीदतमंद थे। उसकी हर बात ऐसे मानते थे जैसे उसकी परस्तिश करते हों। शाही खानदान की दूसरी बेगमात भी उससे मुतासिर आ करती। ये बात मशहूर थी कि रास्पुटीन जिस औरत को चाहता है अपने ज़ेर असर ले आता है। शाही खानदान की हसीन औरतें उसकी तन्हाइयों में बेख्तियार चली आती थीं। फिर एक दौर ऐसा है कि बादशाहत ख़त्म हो गई। रास्पुटीन मारा गया, लेकिन उसकी औलाद जिंदा रही। रास्पुटीन दोम भी अपने बाप की तरह था। उसे विरासत में वो सारे पुरस्कार अलूम मिले थे। उसके बाद रास्पुटीन सोम मंजराम पर आया। उसका जिक्र बरसों तक मेरी दास्तान में जारी रहा। ये वही रास्पुटीन सोम था जिसने शिवानी से दुश्मनी की और चाहता था कि वो जिस औलाद को जन्म दे उसे मार डाले। उसने इल्म नजूम और इल्म रमल के जरिए मालूम किया कि शिवानी के बतन से पैदा होने वाला बेटा उसके लिए मनहूस साबित होगा और उसकी ज़िंदगी को मुख्तसर कर देगा। वो नहीं चाहता था कि शिवानी किसी बेटे को जन्म दे, वो उसे पैदा होने से पहले ही रोक सकता था। लेकिन उसे ये बात ऐसे वक्त मालूम हुई थी जब शिवानी जचकी के लिए अस्पताल पहुंची हुई थी। इसलिए वो जुनून में आकर बुरी तरह शिवानी के पीछे पड़ गया। ख्याल खोनी के जरिए उसके दिमाग में जाकर उसे अजियतें पहुंचा रहा था ताकि वो बच्चा सही सलामत पैदा ना हो। ऐसे वक्त सोनिया ने हाजिर दिमागी से काम लिया। बाकी कहानी आप जानते हैं। रास्पुटीन जहारम ने अपने पुरस्कार अलूम के जरिए पता किया तो पता चला उसका बाप शिवानी और एना मैरिया की मुशाबत के बायस धोखा खाता रहा। एक बार तो उसे यकीन हो गया कि शिवानी अस्पताल में मर चुकी है, लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद एना मैरिया उसकी नज़र में थोड़ी देर के लिए आई, फिर कहीं गुम हो गई। वो हैरान था कि उसने उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की तो और ज़्यादा हैरानी हुई। उसकी ख्याल खानी की लहरें उसके दिमाग से ऐसे गुजर जाती थीं जैसे नज़रें शीशे के आर पार हो जाती। वो उसके ख्यालात ना पढ़ सका और ना ही उसे कभी गिरफ्त में ले सका। रास्पुटीन जहारम इन वाक़यात को और हक़ाइक़ को देखता और समझता रहा था। अपने बाप की मौत के बाद उसने कसम खा ली कि एना मैरिया को रतनान को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो इंतकाम लेने के सिलसिले में बहुत मोहतात था। उसने इल्म नजूम से मालूम किया, ताश के पत्तों से अपनी किस्मत का हाल देखा
फिर इल्मुल अदाद का हिसाब देखा। वो तमाम पुरस्रार उलूम उसे बताते रहे कि उसकी अपनी मौत तबई नहीं होगी, वो मारा जाएगा। उसकी मौत बहुत ही नन्ही सी होगी। वह नन्ही सी मौत क्या है, उसकी वजाहत कभी इल्म के ज़रिए नहीं हो सकी। किसी पिस्तौल की गोली भी हो सकती है, एक चुटकी जहर भी नन्ही सी मौत हो सकता है, और वो अदनान भी हो सकता है। यही वजह है कि वो बराह रास्त अदनान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। अपने आलाकारों के जरिए उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह आजमाना चाहता था कि इस तरह के हमले और इंतकामी कार्रवाई कहाँ तक कामयाब हो सकती हैं और नाकाम हो सकती हैं। वो बड़ी संजीदगी और बड़ी हाजिर दिमागी से अदनान और एना मैरिया के खिलाफ मंसूबे बना रहा था। बहुत ठहर ठहर कर और खूब सोच समझ कर कभी कभी उन पर हमले कर रहा था। उसके इल्म ने यह बताया था कि वह अदनान को और एना मैरिया को किस तरह कमज़ोर बना सकता है। ताश के पत्ते फेंटने और पांसा फेंकने के बाद पता चला कि उसकी सबसे बड़ी कुव्वत उसकी दादी सोनिया है। जब तक वो सोनिया के साथ रहेगा, हर तरह से महफूज रहेगा। उसके ख्याल ख्वानी करने वाले भी उसे तहफ़्फ़ुज़ देते रहेंगे। एना मैरिया के मुतल्लिक मालूम हुआ कि उस लड़की की गैर मामूली सलाहियतें उसे रास्पुटिन चहारम के हमलों से बचाए रखती हैं। उसका आइडियल, उसका मुहाफिज पोरस उसके पास आ जाएगा तो रास्पुटिन चहारम के रास्ते में और ज़्यादा दुश्वारियां पैदा होने लगेंगी। और उसका आइडियल पोरस वहां आ चुका था। वो उससे मिलने के लिए जाने वाली थी। रास्पुटिन चहारम ये तासुर दे रहा था कि उसे उन दोनों की मुलाकात मंजूर नहीं है। पोरस उससे मिलने आएगा तो बहुत नुकसान उठाएगा। वाना मैरिया को महज दहशत ज़दा करना चाहता था। यह समझाना चाहता था कि उसे उन दोनों की मुलाकात से दिलचस्पी है। जब भी जहां मिलेंगे वहां ज़रूर कोई हंगामा बरपा होगा। वो उन दोनों को इस सिलसिले में उलझाकर सोनिया और अदनान पर हमला करना चाहता था। ये तो तय था कि जब भी वो एक दूसरे से मिलेंगे तो उस वक्त अदनान उनके साथ नहीं होगा, वो अपनी दादी के साथ रहेगा। ऐसे ही वक्त में वो दादी और पोते से निमट सकेगा। पोरस ने सुबह 10 बजे एना मैरिया से रब्ता किया। वो पिछली रात जागती रही थी। फ़ोन की घंटी सुनकर आंख खुल गई। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर पूछा, हेलो, कौन? मैं हूँ पोरस। क्या नींद पूरी नहीं हुई? जितनी देर तुमने सोने दिया मैं सोती रही। अब तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद नींद नहीं आएगी? मेरी आवाज़ इतनी भयानक है कि तुम्हारी नींद उड़ती रहेगी। वो हंसते हुए बोली, ये बात नहीं है। ज़िंदगी में मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज़ पर आंख खोली है। आज की सुबह मुझे हमेशा याद रहेगी। मुलाकात होगी तो आज का दिन भी हमेशा याद रखोगी। हाँ, आज हमारी पहली मुलाकात है। आज से मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि हम पहली बार तन्हा ना मिलें। क्या मैं बारात लेकर आऊँ? वो फिर हंसने लगी, कहने लगी, ये बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मम्मा की मौजूदगी में मुझसे मिलो। वहाँ अदनान भी होगा। मैं तुम सबसे मिलूंगी, शनासाई हासिल करूंगी। उसके बाद फिर हम कहीं तन्हा आउटिंग के लिए जाएंगे। पोरस ने कहा, ना, हमारी मुलाकात के पीछे सिर्फ ये जज्बाती मसला नहीं है कि दो दिल मिलने वाले हैं। मेरे रिश्तेदार भी तुम्हें अपना बनाने वाले हैं। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं। कैसी बातें, मुझे खुलकर बताओ। मम्मा और पापा और हम सब इकट्ठे नहीं होते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब दुश्मन हमारी ताक में रहते हैं। हम दूर दूर रहकर एक दूसरे से रब्ता रखते हैं और एक दूसरे की निगरानी करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम कहीं तन्हा मिलेंगे। हाँ, ये बताओ, कहाँ मिलोगी और कब मिलोगी? अभी तो वॉशरूम जा रही हूँ, गुसल करके लिबास चेंज करूंगी। कम से कम 12 बजे यहाँ से निकलूंगी। फिर नेशनल पार्क के उस हिस्से में आऊंगी जहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियों को काटकर छोटे छोटे कैबन बनाए गए हैं। यानी उन कैबन के दरो दीवार सभी झाड़ियों से बने हुए हैं। मैं वहीं उन कैबनों के सामने तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके, बाय, सी यू। पोरस ने राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर सोनिया के पास आकर पूछा, मम्मा आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? मैं अदनान को यहाँ से ले जा रही हूँ, किसी दूसरी जगह पहुँचाऊँगी। ये बताओ, तुम ऐना से मिलने कब जा रहे हो? बस अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। जाओ, मगर खबरदार रहो। हमारे जासूस भी दूर ही दूर से तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे। सोनिया ने राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर अदनान का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर आई। पहले दरवाजे से सर निकालकर दाएं बाएं देखा, फिर कॉरिडोर से गुजर कर लिफ्ट में आई। फिर दूसरे फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आकर जीने के जरिए नीचे उतरने लगी। उसने अदनान को अच्छी तरह समझा दिया था कि आला बीबी को दिमाग में आने दिया करे और अपने ख्यालात पढ़ने दिया करे। ऐसा न हो कि उसके ख्यालात गड़बड़ हों और वो अली को धोखा देकर फिर कहीं चला जाए। उसने वादा किया कि वह ऐसा नहीं करेगा। उसकी दादी जहाँ छोड़कर जाएगी वहीं रहेगा। अलबत्ता ये वादा नहीं किया कि ख्यालात गड़बड़ हो सकते हैं या नहीं। ये उसके इख्तियार में नहीं था। वो अदनान को मैनेजर के कमरे में ले आई। फिर उसे कहा, मैं अपने पोते को यहाँ आपके पास बिठाकर जा रही हूँ। इसे किसी से मिलने ना दें और जब तक मैं ना आऊँ इसे किसी के साथ बाहर ना जाने दें। मैनेजर ने वादा किया कि वह अदनान को अपने पास बिठाए रखेगा। सोनिया ये कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पोरस और अना मैरिया की मुलाकात उस नेशनल पार्क के झाड़ियों वाले कैबिन के सामने हुई। दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को रूबरू नहीं देखा था, लेकिन एना मैरिया का नाक नक्शा शिवानी की तरह था। उसकी आंखें भी वैसी ही पुरकशिश थीं। पोरस ने उसे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को थाम कर अपने आसपास और फिर दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं। वह मोहतात रहना चाहते थे।
पोरस ने कहा, फिक्र न करो, मेरे आदमी यहाँ मौजूद हैं, मेरे दिमाग में है, हम खतरात से बेखबर नहीं रहेंगे। वो बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोली, क्या मुश्किल है कि इस कदर इंतजार के बाद मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पैरों तले कांटे बिछे हुए हैं। वो बोला, मजबूरी है, हम अभी कोई रोमानी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, अपने मौजूदा हालात पर ही बात हो सकती है। आओ हम किसी कैबिन के अंदर चलें। वो एक झाड़ियों वाले कैबिन के अंदर आ गई। उधर तन्हाई मिलते ही पोरस ने उसे बाजू में समेट लिया। वो आकर ऐसे सिमट गई जैसे वो बरसों से इन्हीं लम्हात की मुंतजिर हो। सोनिया अपने कमरे में थी। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुलते ही 3 गनमैन दंदनाते हुए अंदर आए। फिर उसे निशाने पर रखते हुए बोले, खबरदार हरकत ना करना वरना गोली चल जाएगी। सोनिया ने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? कोई बकवास किए बगैर ये बताओ, वो बच्चा कहाँ है? किस बच्चे की बात कर रहे हो? हम तुम्हारे पोते की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर पोता कहाँ से आ गया? एक गनमैन ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम सोनिया नहीं हो? अच्छा, तो तुम सोनिया से मिलने आए हो। मैं समझ गई, उसका एक पोता है, वो भी अपने पोते को लेकर यहाँ से गई है। हमें धोखा देने की कोशिश ना करो, तुम ही सोनिया हो। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सोनिया नहीं हूँ। वो औरत पता नहीं क्या चक्कर चला रही है। उसने अभी मुझे 10,000 रुपये दिए हैं और चेहरे पर मेरे मेकअप करते हुए कहा कि मुझे इस कमरे में थोड़ी देर तक गेस्ट बनकर रहना है। वो अपने पोते को कहीं पहुंचाने गई है, अभी वापस आएगी तो फिर मेरी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे चेहरे पर उसने मेकअप किया है? हाँ, यकीन ना हो तो अभी देख लो। वो ड्रेसिंग टेबल के पास आई और मेकअप रिमूवर क्रीम उठाकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। मेकअप साफ करने लगी। मेकअप साफ होने लगा, पहले जो चेहरा था वो निकलने लगा। वो सब उसे सोचती हुई नज़रों से देखने लगे। दोनों गनमैन ने कहा, इस मकार औरत से होशियार रहो, वो धोखा देकर यहाँ से जा सकती है और अपने पोते को भी ले जा सकती है, हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। सोनिया ने कहा, वो तुम्हारे आने से सिर्फ 2 मिनट पहले यहाँ से गई है। तुम जिस लिफ्ट में आए हो उसी लिफ्ट से नीचे गई है। एक गनमैन ने अपने 2 साथियों से कहा, तुम लोग फौरन लिफ्ट से नीचे जाओ और देखो वो अभी बाहर नहीं गई होगी। वो दोनों तेजी से चलते हुए कमरे से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। गनमैन ने कहा, मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल करूंगा, फिर बातें करूंगा। उसकी बात खत्म होते ही सोनिया ने किक मारी। उसके हाथ से गन छूटकर दूर जा पड़ी। वो उसे लेने के लिए लपका तो एक ठोकर लगी। वो लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। सोनिया ने गन उठाकर कहा, गधे के बच्चे, यहाँ आने से पहले ये तो मालूम कर लेना चाहिए था कि मेरा असली चेहरा कैसा है। तुम अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है और कौन है? उसने कहा, हम ये सब नहीं जानते, वो हमसे फ़ोन पर रब्ता करते हैं। चलो तो फिर फ़ोन पर रब्ता करो, मैं भी उससे बात करूंगी। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए और इसे कान से लगाकर इंतज़ार करने लगा। फिर आवाज़ सुनाई दी, हेलो, क्या रिपोर्ट है? बॉस, आपने दुरुस्त कहा था, सोनिया बहुत मकार है। वो हमें धोखा देगी और हम धोखा खा जाएंगे। हाँ, यही हो रहा है। इस वक्त मेरी गन सोनिया के हाथ में और मैं निशाने पर हूँ। उसने रिसीवर बढ़ाया। सोनिया ने इसे कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, किस बिल में छुपे हो, कौन हो? इतना तो बता दो ताकि तुम्हारी दुश्मनी की कोई वजह तो मालूम हो सके। वो बोला, शिवानी की मौत और अदनान की गुमशुदगी के हवाले से बहुत कुछ जान सकती हो। बाकी और भी बहुत कुछ जानती रहोगी। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझाती हूँ कि मेरे पोते से दुश्मनी ना करो। तुम्हें यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, जिंदगी बहुत मुख्तसर हो जाएगी। ये याद रखो कि तुम्हारे फरिश्ते भी मेरे पोते तक नहीं पहुंच सकेंगे। उसने कहकर लगाया, फिर कहा, तुम उसे जहां छोड़कर गई थी अब वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। मैरिया के पास जाओ या फ़ोन करके मालूम कर लो, फिर तुम्हें मालूम होगा कि मक्कारी में मैं तुम्हारा भी बाप हूँ। वो रिसीवर फेंक कर दौड़ती हुई बाहर गई। फिर लिफ्ट के जरिए नीचे आई। मैनेजर के कमरे में पहुंचकर देखा तो वहां अदनान नहीं था। उसने मैनेजर से पूछा, तुमने उसे क्यों जाने दिया, वो कहाँ गया है? मैं क्या कर सकता था, उसकी माँ उसे लेने आई थी। क्या कह रहे हो, क्या तुमने उसकी माँ को देखा है? मैं नहीं जानता, मगर आपका पोता उसे पहचान रहा था, कह रहा था कि ये मेरी मम्मी है, मैं इनके साथ जाऊंगा। सोनिया ने फौरन मोबाइल के जरिए पोरस से रब्ता किया। रब्ता होते उसने पूछा, क्या एना मैरिया तुम्हारे साथ है? यस मम्मा, ये मेरे साथ है, बात क्या है? होटल का मैनेजर कह रहा है कि एना मैरिया यहाँ आई थी और अदनान को अपने साथ ले गई है। नो मम्मा, ये कैसे हो सकता है? ये पिछले पौन घंटे से मेरे साथ है। ये बताएं अदनान वहाँ से कब गया है? सोनिया ने मैनेजर से पूछा। वो बोला कि अभी 15 मिनट पहले उसकी माँ उसे ले गई है। सोनिया ने कहा, 15 मिनट पहले की बात है, कोई ऐसी औरत यहाँ आई थी जो एना मैरिया से मुशाबत रखती है, ये उसकी डमी बनकर आई थी। अदनान धोखा खा गया, उसे अपनी मम्मी समझकर उसके साथ चला गया। मैनेजर के फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी, फिर सोनिया की तरफ। रिसीवर बढ़ाते हुए कहा कि आपका फ़ोन है। सोनिया ने रिसीवर लेकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, कौन? एक तवील अरसे के बाद कोई दुश्मन सोनिया के लिए चैलेंज बन गया था। फिलहाल यह परेशानी थी कि वो रूपोश था। गुमनाम था, उसका कोई नाम नहीं मालूम था। वो कहाँ रहता था, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था, यह भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था। वैसे एक अंदाज़ा था कि उसका ताल्लुक़ रूस से है। कुछ अर्सा पहले रास्पुटिन सोम ने शिवानी से दुश्मनी की थी। उसके होने वाले बेटे को कत्ल कर देना चाहा। अब उस रास्पुटिन के हवाले से यह सोचा जा सकता था कि मौजूदा दुश्मन का ताल्लुक भी उसी रास्पुटिन सोम से है।
और इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटा सा बच्चा अदनान उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आला बीबी और अब्दुल्ला भी परेशान थे। वो ख्याल खानी के जरिए उसके दिमाग तक पहुंचने के बावजूद कुछ कर नहीं पा रहे थे। चूंकि वो गहरी गफलत में था, इसलिए उसके जरिए आसपास की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते थे। अगर उसके करीब कोई बोलता रहता तो वो उसके दिमाग में पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। आला बीबी ने मुझे मुखातिब किया और कहा, फिर गड़बड़ हो गई है। एक गहरी साजिश के तहत इस बार अदनान को अगवा किया गया है। पता नहीं चल रहा है कि वो कमबख्त दुश्मन कौन है। मैं सोनिया के पास आ गया। वो बोली, हम बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरते हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर ज़िंदगी हासिल करते हैं, लेकिन इस बार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इसलिए कि वो दुश्मन अदनान को मार डालना चाहता है। अब से 3 बरस पहले भी यही हुआ था। उसने अदनान की पैदाइश के वक्त उसे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब मैंने किसी तरह उसे बचा लिया। इस बार कैसे बचाऊं? क्या करूं? कैसे अपने पोते तक पहुंचूं? तुम फिक्र और परेशानी को कभी अपने पास फटकने भी नहीं देती हो, लेकिन आज पोते की खातिर अपने असूलों को भूल रही हो। तुम्हें इस वक्त भी पत्थर हो जाना चाहिए। तुम इस वक्त माँ नहीं हो, दादी हो। सिर्फ मक्कार ज़माना मैडम सोनिया। फिर अपने अंदर की फौलादी सोनिया को बेदार करो। उसके बाद देखो कि तुम क्या कर गुजरोगी। फिर मैंने आली से कहा, जिस महाज पर तुम्हारी मम्मा जंग करती हैं वहाँ मैं नहीं आता। वो खुद ही अपने मामलात से निमट लेती हैं। लेकिन इस बार वो पोते की वजह से कमज़ोर पड़ रही हैं। उनका कोई साथ ना दे, उन्हें तनहा छोड़ दिया जाए। वो तनहा रहेंगी तभी अपनी ख्वाबीदा सलाहियतों को झंझोड़ कर बेदार करेंगी। मैं जा रहा हूँ। पापा, आप बहुत संगदिल हैं। ऐसी बात नहीं है बेटी। वो दादी अम्मा बनकर कमज़ोर पड़ गई हैं, उनकी कमज़ोरी दूर करना होगी। तुम भी उनसे साफ साफ कह दो कि सिर्फ ख्याल ख्वानी तक काम होगी। इससे ज़्यादा उनके पोते के लिए कुछ नहीं कर सकोगी। मैं वहाँ से चला आया। आली ने कहा, मम्मा अपने पापा की बातें सुन ली हैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं। अदनान आपका पोता है, आप ही उसे वापस लाएंगी। हम इस सिलसिले में आपकी सिर्फ मदद करते रहेंगे, लिहाजा मैं ख्याल ख्वानी के जरिए आपके काम आती रहूंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी। सोनिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अभी जाओ, 15 मिनट के बाद आऊगी तो मैं तुमसे काम लूंगी। वो चली गई। सोनिया पोरस से रब्ता करके एना मैरिया से बात करना चाहती थी। फिलहाल एक वही थी जो अदनान के दिमाग में जाकर रह सकती थी। उसके ख्यालात गड़मड़ रहते तब भी उसकी जहनी हालत को समझ सकती थी और उसके ख्यालात भी पढ़ सकती थी। एना मैरिया के बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि वो टेलीपैथी जानती है। वो कुदरती तौर पर शिवानी की ज़ात में इस कदर जज्ब हो गई थी कि जब भी आईने में शिवानी को देखती थी तो उसके अंदर डूबकर अदनान के अंदर पहुंच जाया करती। सोनिया से बात करने के लिए पोरस के मोबाइल नंबर डायल कर रही थी। उसी वक्त पोरस दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। ऐना भी उसके साथ ही। उसने कहा, मामा इससे मिलें, देखिए ये बिल्कुल शिवानी लग रही है। सोनिया ने उसे मुस्कुराकर देखा, आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर कहा, आओ बेटी, तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, लेकिन अदनान की गुमशुदगी ने मुझे परेशान कर रखा है, इसलिए मैं रस्मी तौर पर खुशी का इजहार नहीं करूंगी। ऐना ने कहा, मामा मैं आपकी जहनी और दिली कैफियत को समझ रही हूँ, तो फिर बातों में वक्त ज़ाया ना करो। फ़ौरन मेरे पोते के दिमाग में पहुँचो और देखो कि उसकी जहनी हालत कैसी है और क्या तुम उसके बारे में कुछ मालूम कर सकती हो। मामा आपके कहने से पहले मैं उसके दिमाग में बार बार जा रही हूँ। वो बेहोश है। ज़रा सा भी होश आएगा तो मैं उसे मुखातिब कर सकूंगी। वो मेरी आवाज़ की लहरों को सुन लेता है। इसका मतलब है कि तुम टेलीपैथी जानती हो? बिल्कुल नहीं जानती। मैं खुद हैरान हूँ कि उसके अंदर कैसे पहुँच जाती हूँ। बस एक ममता का जज्बा है जो इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि मैं आईने में देखकर अपने बेटे के अंदर डूब जाती हूँ। सोनिया ने कहा, रासपुटीन ने शिवानी से दुश्मनी की थी। वो उसे और अदनान को मार डालना चाहता था। अदनान को तो मैंने बचा लिया, लेकिन शिवानी को ना बचा सकी। अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि उस रासपुटीन का ताल्लुक रूस से था। क्या मौजूदा दुश्मन भी रूस से ताल्लुक रखता है और रासपुटीन सोम से उसका कोई ताल्लुक हो सकता है? ऐना ने कहा, बेशक यही बात है। वो कई बार मुझे चैलेंज करने के दौरान में कह चुका है कि अदनान अपनी पैदाइश के वक्त किसी तरह बच गया था। अब नहीं बच सकेगा और मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगी। इससे जाहिर होता है कि मौजूदा दुश्मन उसी रासपुटीन के खानदान से ताल्लुक रखता है। हो सकता है कि उसी का रिश्तेदार हो और उससे खून का रिश्ता हो। पोरस ने कहा, ना तुम कहती हो कि मौजूदा दुश्मन टेलीपैथी जानता है, इल्म नजूम और दूसरे पूरे सरार उलूम का भी माहिर है। इससे यही जाहिर होता है कि रासपुटीन से उसका गहरा ताल्लुक है, खून का रिश्ता है। हो सकता है कि वो रासपुटीन चहारम हो। सोनिया ने कहा, जब तक उसकी असलियत मालूम ना हो तब तक हम उसे रासपुटीन चहारम ही कहा करेंगे। वो अपनी जगह से उठकर टहलने के अंदाज में इधर से उधर गई। कुछ सोचती रही, फिर बोली, रासपुटीन और उसकी औलाद शाहाना तर्ज ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं। पहला रासपुटीन ज़ार रूस के महल में रहा करता था। वहाँ हुकूमत तब्दील हुई। रासपुटीन के बेटे सरकारी आला ओहदेदारों के साथ ताल्लुकात रखते थे। शिवानी से दुश्मनी करने वाला रासपुटीन सोम्बी रूस की मौजूदा हुकूमत में ऊंची अहमियत का हामिल था। मौजूदा हुक्मरान उसकी गैर मामूली सलाहियतों के बायस उसके दबाव में रहा करते थे। वो पोरस और एना मैरिया के साथ आकर बैठ गई, फिर बोली, हम मौजूदा दुश्मन को रासपुटीन कह रहे हैं। इस हवाले से हमको यह समझ लेना चाहिए कि यह रासपुटीन चहारम भी मौजूदा हुक्मरानों के दरमियान खासी अहमियत रखता है। अगर हमारी ख्याल ख्वानी करने वाले उन हुक्मरानों के अंदर पहुंचेंगे तो उस दुश्मन का सुराग मिल सकता है। पोरस ने कहा, मामा आप सही सिमत में सोच रही हैं। हम उस दुश्मन को हर मुल्क में तलाश करेंगे, लिहाजा रूस के अकाबरीन से उसकी तलाश शुरू की जाए।
पोरस ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अब्दुल्ला से रब्ता किया, फिर कहा तुम मम्मा के पास आओ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब्दुल्ला फ़ौरन ही सोनिया के पास पहुंचकर बोला, यस मैडम, मैं हाजिर हूँ। सोनिया ने कहा, आला, बीबी, किबरिया और हमारे दूसरे टेलीपैथी जाने वालों को बुलाओ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे जितने टेलीपैथी जाने वाले हैं उनसे सिर्फ इतना कहना काफ़ी होगा कि उन्हें मैडम सोनिया ने अभी बुलाया। वो 5 मिनट के अंदर ही उसके पास आ गई। सबने कहा कि हम हाजिर हैं। सोनिया ने कहा, तुम सबको रूस के अकाबरीन और फौज के आला अफसरान के अंदर पहुंचना है। फिर वहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी के जितने शोबे हैं उनके आला अहदेदारों के अंदर भी पहुंचना है। ये मालूम करना है कि उस मुल्क में ऐसा कौन है जो वहाँ के अकाबरीन को, आला अहदेदारों को और आर्मी के अफसरान को मुतासिर करता है, उनसे गहरी वाकफियत रखता है और वह सब उस आदमी की इज्जत करते हैं, उसे अहमियत देते हैं और अहम सरकारी तकरीबात में उसे मदऊ किया करते हैं। आला बीबी ने कहा, हमें ऐसे अफराद की तरफ तवज्जो देनी होगी जो पुरस्रार अलूम जानते हैं। किबरिया ने कहा, और वहाँ कोई टेलीपैथी जाने वाला होगा तो खुद को जाहिर नहीं कर रहा होगा, खुद को या तो इल्म नजूम का माहिर कहता होगा या किसी पुरस्रार इल्म के जरिए अपनी धाक जमा रहा होगा। सोनिया ने कहा, मुख्तसर ये कि किसी भी गैर मामूली सलाहियत रखने वाले को नज़रअंदाज ना किया जाए, उसे अंदर तक को खूब गहराई में टटोला जाए, कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल होंगी। वह सब सोनिया के दिमाग से चले गए। उसने अली से कहा, तुम अभी ना जाओ, मेरे पास आओ। पोरस ने ऐना से कहा, तुम्हें आईना देखना चाहिए, हो सकता है शिवानी तुम्हें अदनान के बारे में कुछ बता सके। मैं अभी यही सोच रही थी, शायद अदनान होश में आ गया हो। उसने छोटा सा आईना निकाला, फिर इसमें देखने लगी। सोनिया और पोरस उसके पीछे आकर खड़े हो गए, उस आईने में देखने लगे। उन्हें शिवानी नजर नहीं आ रही थी। आईने में आना मैरिया का अक्स था, लेकिन आना को अपना अक्स नजर नहीं आता था। उसकी आंखों के आगे शिवानी होती थी। उसे आंखें मिलते ही आना उन आंखों में जज्ब होती हुई अदनान के अंदर पहुंच गई। वो एक बेड पर लेटा हुआ था। कमरे के खिड़की दरवाजे बंद थे, लाइट बंद थी। दिन का वक्त था, इसलिए कमरे में धीमी धीमी रोशनी सी थी। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सर घुमा घुमा कर कमरे को देख रहा था। वहाँ की हर चीज़ मिटी मिटी सी दिखाई दे रही थी। उसकी समझ में आ रहा था कि वो होटल के कमरे में नहीं है, ना ही उसकी ग्रैंड मामा उसके पास है। फिर उसे याद आया कि उसकी मम्मी होटल में मैनेजर के कमरे में आई थी और उसे अपने साथ कहीं ले जा रही थी। लेकिन कार में बैठते ही जब मम्मी ने उसे गले लगाकर चूमना चाहा तो उसी वक्त उसने रुमाल उसकी नाक पर रख दिया, जिसके बाद उसे होश न रहा। वो गाफिल हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने आप को अनजानी जगह देख रहा था। एना मैरिया आईने के अंदर समाकर उसके अंदर पहुंची हुई थी। उसने मुखातिब किया, बेटे, मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ, तुम इस वक्त कहाँ हो? मम्मी, ये तो आप ही बता सकती हैं कि आप मुझे कहाँ ले आई हैं। बेटे, मैं तुम्हें नहीं लाई हूँ, तुम यहाँ धोखे से लाई गए हो। नहीं मम्मी, आप उस मैनेजर के कमरे में आई थी, मैं आपका हाथ पकड़कर बाहर आया, फिर आपके साथ कार में बैठा तो आपने मुझे किस किया। उस वक्त पता नहीं आपके रुमाल में कैसी खुशबू थी कि मुझे कुछ पता ही ना चला कि कैसी गहरी नींद सो गया। बेटे, मैं तुम्हें कुछ बातें समझा रही हूँ, तवज्जो से सुनो और यकीन करो। पहली बात तो ये कि तुम जिसके साथ आए वो मैं नहीं थी, मेरी जगह दुश्मन औरत थी। उसने चेहरे पर मेरा मेकअप कर रखा था, जिसकी वजह से तुम धोखा खा गए। ओह मम्मी, आप क्या कह रही हैं? अगर मैं धोखा खा रहा था तो आपने उसी वक्त मुझे खबरदार क्यों नहीं किया? मुझे उस औरत से छीन क्यों नहीं लिया? बेटे, उस वक्त मैं दूसरी जगह थी, तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी, इसलिए उससे दुश्मन औरत को दुश्मनी का मौका मिल गया। लेकिन परेशान न हो, अब मैं जो कहूँगी वो तुम करते रहोगे। मैं हमेशा वही करता हूँ जो आप कहती हैं। शाबाश। अभी तुम्हारी आंटी आली तुम्हारे पास आएंगी, तुमसे बातें करेंगी और तुम्हारे दिमाग में राह करेंगी। तुम उनसे बातें करोगे और अपने हालात बताते रहोगे। वो तुम्हारे अंदर रहकर उस दुश्मन औरत तक पहुंचेंगी, फिर तुम्हें उसे निजात दिलाकर मेरे पास ले आएंगी। उसकी आंखें आईने के अंदर शिवानी की आंखों से चिपकी हुई थी। वो वहाँ से नज़रें हटाए बगैर बोली, मम्मा, क्या आलिया आपके पास है? सोनिया ने जल्दी से कहा, हाँ बेटी, वो है। उनसे कहें कि अभी अदनान के दिमाग में जाएं, वो होश में आ गया है। मैंने उसे समझा दिया कि उसके साथ ताउन करें। आली ये सुनते ही अदनान के पास चली गई। सोनिया ने पूछा, मेरा पोता कहाँ है? कुछ पता चला? मामा, वो एक बंद कमरे में है, बाहर निकलेगा या बाहर से कोई आएगा तो पता चलेगा कि वो कहाँ है, किसके पास है। वो बोल रही थी और शिवानी की नज़रों में डूबी हुई थी। फिर बेटे के पास पहुंच गई। वहाँ आलिया अदनान से कह रही थी, बेटे, मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मेरा नाम आला बीबी है, सब मुझे आली कहते हैं, मुझसे दोस्ती करोगे ना? वो चुप होकर इंतज़ार करने लगी। वो जैसे नहीं सुन रहा था। कभी खिड़की कभी दरवाजे के पास जाकर उसे हिलाकर खोलने की कोशिश कर रहा था। आली ने पूछा, बेटे क्या हुआ, तुम मेरी आवाज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो दरवाजे के पास से पलटकर बेड के पास आया, वहाँ खड़ा होकर सोचने लगा। उस वक्त एना मैरिया ने कहा, बेटे, तुम्हारी आंटी तुमसे कुछ कह रही हैं, उन्हें जवाब दो। उसने कला में तकते हुए पूछा, आंटी? कौन आंटी? क्या वो मुझे कुछ कह रही हैं? हाँ बेटे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? नो मम्मी, मुझे तो किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मैं सिर्फ आपकी आवाज़ सुनता हूँ। आली ने कहा, है ना, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसके ज़रिए मालूम नहीं कर सकूंगी कि अभी कहाँ है और किन लोगों के शिकंजे में है। फिक्र न करो, मैं इसके पास मुसलसल रहूंगी। अभी देखती हूँ, शायद इसके पास कोई आए तो मैं कुछ मालूम कर सकूंगी और तुम्हें बताती रहूंगी। आली ने कहा, मैं हैरान हूँ कि इसके दिमाग में पहुंचने के बाद भी ख्यालात नहीं पड़े जाते। ये भी मालूम नहीं होता कि ये कमरे में और ये कमरा कैसे है। वो सोनिया के पास आकर बोली, मम्मा, बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला अदनान के ख्यालात कभी नहीं पढ़ सकता।
ना ही उसे अपनी आवाज़ सुना सकता है। वो सिर्फ ऐना की आवाज़ सुनता है और उसी को जवाब देता है। ऐना उसके ज़रिए बहुत कुछ मालूम कर सकती है, लेकिन इंतज़ार करना होगा। सोनिया ने गहरी सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है, इतना तो मालूम हुआ कि वो जहाँ भी है खैरियत से है। फिर उसने पोरस से कहा, तुम बाहर जाओ और गाड़ी तैयार रखो। जैसे ही मुझे उसका कोई पता ठिकाना मालूम होगा मैं तुम्हारे पास आऊँगी। फिर हम फ़ौरन ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। वो इंतज़ार करने लगे। बड़ा थका देने वाला इंतज़ार था। अदनान के पास कोई नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो यकीन था कि खाने के वक्त उसके बच्चे को पूछा जाएगा। उसे खिलाने पिलाने के लिए वहाँ कोई ज़रूर आएगा। इंतज़ार लम्हों का हो या बरसों का, अपने वक्त पर ख़त्म हो ही जाता है। उस बंद दरवाजे के पीछे आहट हुई। यूं लगा जैसे कोई आ रहा है। एना मैरिया ने कहा, बेटे ऐसा जाहिर करो जैसे तुम्हें किसी दुश्मन मम्मी का फ्रॉड मालूम ही नहीं हुआ। अगर वो मम्मी के रूप में आ रही है तो उसे मम्मी कहो, उसे खुश फहमी में मुब्तला रखो। दरवाज़ा खुल गया। अदनान ने हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। खुले दरवाजे के पास उसकी मम्मी एना मैरिया खड़ी हुई थी। एना मैरिया ने उसके अंदर पूछा, बेटे क्या तुम अपने सामने मुझे देख रहे हो? यस मम्मी, मेरे सामने आप खड़ी हुई हैं। मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, लेकिन आपके होंठ नहीं हिल रहे हैं। आप चुप हैं, मुझे देख रही हैं। बेटे ये धोखा है। मैं पहले समझा चुकी हूँ कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन तुम मम्मी कहकर आगे बढ़ो और मोहब्बत से उसके गले लग जाओ। उसे ये मालूम ना होने दो कि तुम उसका फ्रॉड समझ रहे हो। ऐसे ही वक्त अदनान के अंदर ख्यालात गड़बड़ होने लगे। आला बीबी उसके दिमाग से निकलकर सोनिया के पास आई। फिर बोली, मम्मा ऐना से पूछें कि उसके ख्यालात गड़बड़ हो रहे हैं। अब मुझे ऐना की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। सोनिया ने ऐना से कहा, बेटी आली मेरे पास आई है, कह रही है कि अदनान के ख्यालात गड़बड़ हो रहे हैं। क्या तुम उसके अंदर हो? यस मम्मी, आप फिक्र न करें। अगर उसके ख्यालात गड़बड़ हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो दुश्मन अदनान के अंदर पहुंचा हुआ है। उसके ख्यालात पढ़ना चाहता है, लेकिन अब नाकाम रहेगा, और ये अच्छा ही है। ये इसलिए अच्छा था कि अदनान उस वक्त दुश्मन औरत के फ्रॉड को समझ गया था और अब अपनी मम्मी की हदायत के मुताबिक उसे खुश फहमी में मुब्तला कर रहा था। उसने दोनों नन्हे नन्हे बाजू फैलाकर कहा, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? उस डमी मम्मी ने उसे बाजू में उठाकर सीने से लगाकर चूम लिया और फिर कहा, बेटे मैं तो समझ रही थी कि तुम गहरी नींद में हो, इसलिए काम से चली गई थी। क्या तुम्हें भूख लग रही है? उस वक्त रासपुटीन चहारम उस डमी के अंदर बोल रहा था, ये कमबख्त शैतान का बच्चा है। मैं इसके अंदर आता हूँ तो ख्यालात गड़बड़ होने लगते हैं। एक भी ख्याल पड़ा नहीं जाता। इसे बहलाओ फुसलाओ और पूछो, क्या इसके अंदर कोई औरत बोल रही है? उस औरत ने अदनान को कुर्सी पर बिठाकर सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई आ रहा है? कोई औरत या कोई दूसरा टेलीपैथी जाने वाला बोल रहा है? अदनान ने तेज़ी से दाएं बाएं सारे हिलाते हुए कहा, नो मम्मी, मेरे अंदर कोई नहीं आ रहा। जब आप मेरे अंदर आती हैं तभी आपकी आवाज़ सुनता हूँ, और मैंने आज तक किसी और की आवाज़ नहीं सुनी। डमी ने सोच के ज़रिए कहा, बॉस आप इसकी बातें सुन रहे हैं, वाकई ये मुझे अपनी मम्मी समझ रहे। इसकी मम्मी अभी तक इसके दिमाग में नहीं आई हैं, इसे बेहोश समझ रही है। अब मैं इसके दिमाग में मुसलसल रहूँगा। तुम इसे लेकर यहाँ से निकलो, रास्ते में इसे खिलाती पिलाती रहना। बॉस इसे लेकर कहाँ जाना होगा? तुम फ़ौरन यहाँ से निकलो और सी पोर्ट पहुँचो। वहाँ हमारी मोटर बोट है, तुम अदनान के साथ जजीरा कैपरी उतरोगी। एना मैरी आईने में शिवानी को देख रही थी। उसकी आंखों में मुसलसल देखते हुए उसने सोनिया को मुखातिब किया, मम्मा फ़ौरन यहाँ से उठें और सी पोर्ट जाएँ। वो अदनान को लेकर वहाँ पहुँचने वाली है। एक मोटर बोट के ज़रिए जजीरा कैपरी जाएगी। वो फ़ौरन ही अपनी जगह से उठकर बोली, ऐना तुम भी मेरे साथ चलो। वो बोली, सॉरी मम्मा मैं नहीं जा सकती। यहाँ बैठकर मुझे मुसलसल आईने को देखना है और अदनान के अंदर रहना है। सोनिया ने कहा, फिर हमें ये कैसे मालूम होगा कि वो आगे अदनान को कहाँ ले जा रही हैं? हो सकता है वो रास्ता बदल दे, सी पोर्ट ना जाए। आला बीबी ने कहा, मामा मुश्किल यह है कि कोई टेलीपैथी जाने वाला ऐना के दिमाग में नहीं रह सकता। हमारी सोच की लहरें उसके दिमाग से आर पार हो जाती हैं। सोनिया ने कहा, पोरस तुम ऐना के साथ रहो, आली तुम्हारे साथ रहेगी। ऐना जो तुमसे कहती रहेगी वो बातें आली मुझ तक पहुँचाया करेगी। मैं जा रही हूँ। फिर वो फ़ौरन ही तेज़ी से पलटकर कमरे से बाहर चली गई। मुश्किल यह थी कि आली अदनान के अंदर रहकर उस डमियाना मैरी की बातें नहीं सुन सकती थी। अगर सुन लेती तो उसके दिमाग में आसानी से पहुंच सकती थी। अगरचे वह डमी योगा में महारत रखती थी, लेकिन उस वक्त रासपुटीन चहारम उसके अंदर मौजूद था, इसलिए कोई दूसरा ख्याल फनी करने वाला भी आसानी से उस डमी के ख्यालात पढ़ सकता था। अदनान तक पहुंचने का यह अच्छा मौका था, लेकिन वही मुश्किल थी कि फ़िलहाल उस डमी के अंदर पहुंचने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वह अदनान का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में आई, फिर किचन में पहुंचकर एक टिफ़िन कैरियर उठाते हुए बोली, इसमें तुम्हारा खाना पैक किया हुआ है, मेरे साथ चलो, कार में बैठकर खाते रहना। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन जूस भी बनाया है। वो खाने का सामान उठाकर अदनान के साथ चलती हुई बंगले के बाहर आई। अदनान ने उसके साथ बैठकर सामने की तरफ देखा। उस बंगले के ठीक सामने शाहराह की दूसरी तरफ अमेरिकन एक्सप्रेस का बहुत बड़ा न्यूज़ साइन था। एना मैरी अपने बेटे के अंदर रहकर उसके ख्यालात के जरिए मालूम कर सकती थी। उसने पोरस से कहा, वो बंगला जहां अदनान को रखा गया है उसके सामने बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस का न्यूज़ साइन है। अब वो मेरी डमी अदनान के साथ कार में बैठकर सी पोर्ट की तरफ जा रही है। आली ने ये बातें सोनिया को बताईं। सोनिया तेज़ी से ड्राइव करते हुए सी पोर्ट की तरफ जा रही थी। उसने कहा, अब तो मैं उधर ही जा रही हूँ, और वह उधर से निकल चुकी है। उसे इसी तरफ आना है। वहाँ सी पोर्ट में बहुत सी प्राइवेट मोटर बोट्स होंगी। मुझे मालूम करना है कि वो किस मोटर बोट में जाने वाली है।
उसने दुश्मन को नकली सोनिया बनकर धोखा दिया था। उसके आदमी सोनिया को और अदनान को कत्ल करने आए थे, लेकिन उसे डमी सोनिया समझकर धोखा खा गए। ऐसे ही धोखा रास्पुटीन चहारम ने सोनिया को दिया। एना मैरिया की डमी के जरिए अदनान को अगवा किया था। एक तरह से वो कामयाब हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ नाकाम हुआ। वो इस तरह के उसके आदमी समझ रहे थे कि जिस कमरे में वो गए थे वहाँ डमी सोनिया है, असल सोनिया कहीं दूसरी जगह है। यही वजह थी कि जब सोनिया उस होटल से बाहर निकलकर कार में जाने लगी तो किसी ने उस पर शुबा नहीं किया। रास्पुटीन के आदमियों ने धोखा खाया, कोई उसका ताक्कुब नहीं कर रहा था। वो सी पोर्ट के उस हिस्से में पहुंच गई जो प्राइवेट बोट्स के लिए मखसूस था। वहां तकरीबन 20 मोटर बोट्स थीं। वो तेज़ी से चलते हुए आखिरी मोटर बोट की तरफ गई, फिर वहां से पानी में उतर गई। उसकी अपनी लाइन ऑफ एक्शन थी। वो वहां बोट में अदनान को उस डमी एना मैरिया से छीनना नहीं चाहती थी। ये अच्छी तरह जानती थी कि उसके आगे पीछे उसके मुहाफिज होंगे। अगर उसे वहां छेड़ा जाएगा तो गोलियां चलेंगी और अदनान उन गोलियों की जद में आ सकता था। लिहाजा वो छुपने के लिए पानी के अंदर चली गई। वो डमी अदनान का हाथ पकड़कर अपनी मोटर बोट की तरफ जाने लगी। उसके दिमाग में रास्पुटीन चहारम मौजूद था। दूसरे मुसल्ला आलाकार भी दूर दूर तक फैले हुए थे। इस ताक में थे कि कोई उस डमी का और अदनान का रास्ता रोकेगा तो उसे गोलियों से छलनी कर देंगे। दो गनमैन उस डमी और अदनान के साथ चलते हुए उस मोटर बोट के पास आए। सबने वहां रुककर आसपास दूर दूर तक देखा। कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा था, कोई रास्ता रोकने वाला नहीं था। वो मुतमईन होकर अदनान को बाजू में उठाकर मोटर बोट पर आ गई। रास्पुटीन ने उन्हें हुक्म दिया था कि सिर्फ वो अदनान को लेकर मोटर बोट से कैपरी जजीरे पर जाएगी, कोई उस बोट पर नहीं जाएगा। उन्हें यह अंदेशा था कि हमारे टेलीपैथी जानने वाले उन आलाकारों के दिमागों में पहुंच सकती हैं। वो बड़ी कामयाबी से अदनान को मोटर बोट पर ले आई। अब यह अंदेशा नहीं रहा कि हम में से कोई उसका ताकुब कर रहा है, इसलिए किसी मुसल्ला आलाकार की ज़रूरत नहीं थी। उस डमी और अदनान की निगरानी के लिए रास्पुटीन काफ़ी था। एक आलाकार ने मोटर बोट का लंगर खोल दिया। डमी ने मोटर स्टार्ट की, फिर वो सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ती हुई गहरे पानी की तरफ जाने लगी। रास्पुटीन अपनी डमी और आलाकारों के जरिए देख रहा था। दूर दूर तक कोई रास्ता रोकने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। उसने डमी से कहा, रफ्तार बढ़ाओ। उसने रफ्तार बढ़ाई। मोटर बोट तेजी से पानी को चीरती हुई जजीरा कैपरी की तरफ बढ़ने लगी। सोनिया पानी में गोता लगाकर इन मोटर बोट्स के नीचे से गुजरती हुई उस बोट की तरफ आई जिस पर डमी अदनान के साथ सवारी हुई थी। वो इस वक्त गर्दन तक पानी में डूबी हुई थी। जब वो सब मोटर बोट पर आए तो वो पानी के अंदर चली गई। सांस रोककर मोटर बोट के निचले हिस्से से चिपक गई। इस उम्र में भी वो तकरीबन 10 मिनट तक सांस रोक सकती थी, इसलिए दम साधे वहां इंतजार करती रही। वो मोटर बोट स्टार्ट करके आगे बढ़ रही थी। सोनिया वक्त का हिसाब कर रही थी। जब वो तेजी से चलती हुई दूर निकल गई, 10 मिनट पूरे होने लगे तो उसने पानी से सर निकाला। मोटर बोट की तेज रफ्तारी ऐसी थी कि लहरें बड़ी शिद्दत से टकरा रही थीं और उसकी हड्डियों पर जैसे जरबें लगा रही थीं। वो ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। वो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए बड़े बड़े खतरात से खेलती आई थी। वो मोटर बोट की तेज रफ्तारी और तलवार की तरह तेज लहरों की तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। फिर यकबारगी पानी से उभरकर कलाबाजी खाती हुई उस बोट पर आ गई। डमी के हलक से चीख निकल गई। वो एकदम से चौंक गई। सोच भी नहीं सकती थी कि गहरे समुद्र के पानी में से वो एक बला की तरह आ जाएगी। रास्पुटीन ने परेशान होकर कहा, अरे ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ये कहाँ थी, किस तरह छुपी हुई थी? सोनिया ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, हाय एना मैरिया, माएँ औलादों को पैदा करती हैं, लेकिन मेरा पोता बड़ा अजीब है। वो माएँ पैदा करता जा रहा है। पहली माँ शिवानी थी जो जचकी के वक्त मर गई। दूसरी माँ एना मैरिया मेरे होटल के कमरे में है। तीसरी तुम हो। अदनान अपनी दादी को देखते ही खुश होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। डमी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फिर दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकालते हुए बोली, मुझे बॉस ने कहा था कि मैडम सोनिया से डरना नहीं चाहिए, वो हमेशा खाली हाथ रहती हैं। फिर उसने बॉस को मुखातिब किया, थैंक यू बॉस, तुमने दुरुस्त कहा था, ये खाली हाथ है, मैं इसे गोली मार दूं? वो बोला, फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो, फ़ौरन इसे गोली मार दो। उसकी बात खत्म होते ही हाथ से रिवॉल्वर निकलकर पानी में चला गया। रास्पुटीन ने गुस्से से कहा, यह तूने क्या किया? बॉस मैं हैरान हूँ, मैं खुद नहीं जानती कि यह कैसे हो गया। अचानक मेरे दिमाग को झटका लगा, मेरे हाथ को भी झटका लगा और रिवॉल्वर पानी में चला गया। इसका मतलब है कि इसके ख्याल ख्वानी करने वाले तेरे दिमाग में पहुंच गए हैं। आला बीबी ने उनकी गुफ्तगू के दौरान में डमी के दिमाग को फिर झटका दिया। अदनान उसे हाथ छुड़ाकर छलांग लगाकर सोनिया की गोद में पहुंच गया। उसने अदनान को चूमकर एक तरफ बिठाते हुए डमी से कहा, मैं तुम्हारे अंदर छुपे हुए बॉस को मुखातिब कर रही हूँ, क्या वो अपना तारुफ कराएगा? अचानक उस डमी ने बॉस की मर्जी के मुताबिक सोनिया पर छलांग लगाई। सोनिया ने उसे दोनों हाथों से रोका और एक पांव से दूसरी तरफ उछाल दिया। वो उलटकर पानी में चली गई। उसका एक हाथ सोनिया के हाथ में था, इसलिए वो भी डूबने से बची हुई थी। खौफजदा होकर कह रही थी, मैडम मुझे बचाओ, मुझे डूबने ना दो। सोनिया ने कहा, अपने बॉस से बोलो कि वो तुम्हारी मदद को आए। अगर वो मुझसे गुफ्तगू करेगा, अपना तारुफ कराएगा, तो मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगी। वो गिड़गिड़ाते हुए अपने बॉस से बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैडम से बात करो।
तुम हम सब से छुपे रहते हो, अपनी असलियत नहीं बताते। मेरी खातिर मैडम को अपना नाम और पता बताओ। तुम बहुत शातिर हो, बाद में अपना नाम और पता बदल सकते हो। फॉर गॉड सेक मुझे किसी तरह बचा लो। रास्पुटीन ने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वह दर्द की शिद्दत से चीखें मारकर पानी में मछली की तरह तड़पने लगी। मोटरबोट की रफ्तार सुस्त हो गई थी। सोनिया ने कहा, तुम हमसे छुप कर रहना चाहते हो, लेकिन हमेशा नहीं छुप सकोगे। जिस तरह मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, उसी तरह तुम्हारे नामों पते तक भी पहुँचने वाली हूँ। मुझे जल्दी मालूम होने वाला है कि तुम कौन और कहाँ रहते हो। रास्पुटीन ने अपनी आलाकार के दिमाग में फिर जलजला पैदा किया। इस बार वो तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सकी, बेहोश हो गई। उसका हाथ सोनिया के हाथ से छूट गया। सोनिया ने भी उसे पानी में जाने दिया। अगर वो उसे ना डुबोती तो रास्पुटीन उसके अंदर रहकर उसके और अदनान के लिए मुसीबत बन सकता था। वो अपनी वफादार को पानी में डुबोकर वहां से जा चुका था। पहली बार सोनिया से टकराने के बाद वो यकीनन पसीना पसीना हो रहा होगा। एक अनार था, दो बीमार थे। एक बीमार का नाम अमेश भास्कर और दूसरे बीमार का नाम योगेश भास्कर था। दोनों बाप बेटे थे और वो दोनों बंद दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। उस दरवाजे के पीछे बंद कमरे में बिंदिया भास्कर गई थी। न बाप उसे पहचान रहा था, न भाई उसे पहचान सकता था। वो अपना रूप बदल चुकी थी। एक जरखेज बदन वाली नौजवान भंगन के अंदर उसकी आत्मा समा गई थी। लिहाजा वो एक भंगन थी। उसका नाम तानी था। उसका बाप और भाई दोनों उसे क्यामत तक नहीं पहचान सकते थे। चेहरा भी बदला हुआ था, जिस्म भी बदला हुआ था। वही सूलिये में भंगन दिखाई देती थी। वैसे एक कुंवारी लड़की भरे भरे बदन की हो, उसका अंग अंग चीख कर पुकारा हो, तो फिर मर्द ये नहीं देखता कि वह भंगन है या आसमान से उतरी हुई अप्सरा। दोनों बाप बेटा ये बात भूल गए कि वह भंगन है। वो बिंदिया उर्फ तानी लिबास बदलने वाली, बल्कि अपना हुलिया बदलने के लिए गई थी। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वो अपने बाप और भाई की नीयत को अच्छी तरह समझ रही थी। ये सोचकर परेशान हो रही थी कि इन बदनीयत खून के रिश्तों से किस तरह जान छुड़ाए। वो अच्छी तरह जानती थी कि बाप और भाई दोनों ही उसके जानी दुश्मन हैं। अगर वो घर से नहीं भागती तो वो दोनों उसे कत्ल कर देते। अब वो वापस आने के बाद इसलिए महफूज थी कि उसका रंग रूप बदल चुका था। वो इसे अपनी बहन और बेटी की हैसियत से नहीं पहचान रहे थे, एक पराई लड़की समझकर ललचा रहे थे। ऐसे ही वक्त कहा जाता है, राम राम जपना पराया माल अपना। इस वक्त वो अपना माल और ज़रूरी कागजात समेटने आई थी, क्योंकि उसे अब बिंदिया की हैसियत से कोई नहीं पहचानता था और उसे अपनी बाप की दौलत में से कोई हिस्सा न मिलता। इसलिए उसके अपने बैंक अकाउंट में जितनी रकम थी और कागजात के जरिए जितनी ज़मीन और जायदाद थी, वही उसका मुकद्दर था और वह किसी हद तक ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार सकती थी। वो शावर के नीचे खड़ी नहा रही थी, मंसूबे बना रही थी कि आइंदा माल और दौलत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। उसके ज़हन में ये बात भी थी कि एक बार फिर धर्मवीर से यानी मुझसे मुलाकात करेगी। पहली बार मैं उससे मुतासिर नहीं हुआ, वह बिंदिया की हैसियत से मुझे ट्रैप नहीं कर सकी थी। अब उसका ख्याल था कि वो बिंदिया से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। इस बार धर्मवीर उसके आगे घुटने टेक देगा। उस बंद कमरे के बाहर रमेश भास्कर और योगेश भास्कर बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। योगेश ने अपने बाप को नागवारी से देखते हुए पूछा, डैड आप यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? बूढ़े हैं, थक जाएंगे। ड्राइंग रूम में जाकर आराम से बैठे और बेडरूम में जाकर लेटे। वो गुस्से से बोला, मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ कि मुझे बूढ़ा मत बोलो। मैं तुम्हारे जैसे 10 जवानों पर भारी हूँ। यहाँ खड़े खड़े थक जाने की बात कर रहे हो? मैं इस लड़की की खातिर यहाँ एक टांग पर खड़ा रह सकता हूँ। वो आपको एक टांग का मुर्गा समझकर मुंह नहीं लगाएगी। दोनों टांगों पर ही खड़े रहें, मेरा क्या है, मैं तो अच्छाई के लिए समझा रहा हूँ। अपनी उम्र का हिसाब करके उस लड़की का ख्याल निकाल देना चाहिए। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। अमेश भास्कर ने कहा, जाओ देखो कौन आया है। मैं कहाँ जाऊँ? क्या आप जाकर नहीं देख सकते? मैं बाप हूँ, मैं हुक्म दे रहा हूँ, तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। वो नागवारी से मुंह बनाते हुए चला गया। अमेश ने कहा, कोई मुझसे मिलने आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं। आपको पता है कि बचपन से मैं झूठ नहीं बोलता, जो सच है वही बोलूंगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम्हारी तरह का झूठा और मक्कार कोई नहीं। जाओ यहाँ से। दोबारा कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो वहां से चला गया। अमेश बंद दरवाजे की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहने लगा, खुल जा सिम सिम, ये लड़की देर लगा रही है, योगेश गया हुआ है। बस इसी वक्त उसे वापस आना चाहिए। मैं उसे लेकर सीधा बेडरूम में चला जाऊंगा। वो बाहर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद योगेश वापस आकर बोला, आइए पिताजी, पुलिस वाले हमारे घर आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। उसने पूछा, पुलिस वाले क्यों आए हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। वो दरवाजे के पास से हटना नहीं चाहता था। ये भी नहीं चाहता था कि योगेश यहाँ खड़ा रहे। उसने कहा, पुलिस वाले आए हैं, पता नहीं क्या सवालात करेंगे, इसलिए तुम भी चलो। मैं बाद में आ जाऊँगा। बाद में क्यों, अभी चलो। योगेश ने मजबूर होकर साथ चलते हुए कहा, आप बाप बनने का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो दोनों ड्राइंग रूम में आए। अमेश ने इंस्पेक्टर से मुसाफा करते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? पुलिस वालों को देखकर शरीफ लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको परेशान करने नहीं आया, आपने कोई जुर्म नहीं किया, इत्मीनान रखें। आप तशरीफ़ रखें और बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं आपको एक बहुत बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। दोनों बाप बेटे ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बोला, आपकी बेटी बिंदिया भास्कर को कत्ल कर दिया गया है।
दोनों बाप बेटे ने इत्मीनान का सांस लिया, फिर फौरन ही संभल कर सदमे का इजहार करने लगे। अमेश ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? आपने कैसे पहचाना कि वो कत्ल होने वाली मेरी बेटी बिंदिया ही है? उसके पर्स से जो शनाख्ती कार्ड निकला उसमें आपका नाम दर्ज था। क्या कातिल पकड़ा गया है? नहीं, उसे कत्ल करने वाला भी जिंदा नहीं है। पता नहीं क्यों उसने बिंदिया को कत्ल करने के बाद आत्महत्या की है। वो कौन जलील बदमाश था जिसने मेरी बेटी की जान ली है? आपको सुनकर हैरानी होगी, इस शहर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रंजीत वर्मा ने बिंदिया को कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली। हम हैरान है कि ऐसा क्यों हुआ। उस बेडरूम की तलाशी लेने के बाद कुछ अंदाजा हो रहा है। किस तरह का अंदाजा हो रहा है? यही कि उन दोनों में नाजायज ताल्लुकात थे। वहां दर्जनों ऐसी शर्मनाक तस्वीरें मिली जिन्हें आप देख नहीं सकेंगे। दोनों बाप बेटे के सर झुक गए। उन्होंने चोर नजरों से एक दूसरे को देखा। दोनों के दिलों में यही बात थी कि खसकम जहां पाक वो बदनाम करने वाली बेटी और बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। हराम मौत मर चुकी है। इंस्पेक्टर ने कहा, लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है। आप हमारे साथ अस्पताल चलें और उसकी लाश ले आएं। कानूनी तौर पर उसका क्रियाक्रम करने की इजाज़त आपको मिल जाएगी। अमेश दोनों हाथों से सर थाम कर यूं बैठ गया जैसे सदमे से चकरा कर गिरने वाला हो। उसने आंसुओं के बगैर रोते हुए कहा, बेटे योगेश, तुम इनके साथ चले जाओ और अपनी बहन की लाश यहाँ ले आओ। उसने घूर कर बाप को देखा, फिर उस तरफ नज़र डाली जिधर वह भंगन बिंदिया के कमरे में गई थी। उसने कहा, डैडी, अभी मैंने आपसे कहा था कि मेरे पेट में सख्त तकलीफ है। एक गोली खाकर बेडरूम में जाकर आराम करना चाहता हूँ। मैं ऐसी हालत में अस्पताल नहीं जा सकूंगा। बेटे, ऐसी हालत में तो ज़रूर जाना चाहिए। अस्पताल जाओगे तो वहाँ डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताओ, उससे दवा लोगे, फिर बहन की लाश लेकर आ जाना। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर योगेश, ये ठीक कहते हैं। हमारे साथ चलें, हम आपको आराम से अस्पताल पहुंचा देंगे। इंस्पेक्टर के कहने से मजबूर होकर वहां से जाना पड़ा। बिंदिया गुसल करने के बाद लिबास तब्दील करके अलमारी खोलकर अपने ज़रूरी कागजात और चेकबुक निकाल रही थी और छोटे से बैग में रख रही थी। सेफ के अंदर एक छोटे साइज का पिस्तौल भी था, इसमें गोलियां भरी हुई थीं। उसने इसे भी अपने पास रख लिया। अमीश भास्कर ने मैदान साफ देखकर दरवाजे पर दस्तक दी, फिर कहा, मेरी जान, बाहर निकलो, जल्दी करो, योगेश जा चुका है। घर में कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, प्लीज़ जल्दी बाहर आओ। इंसान जब कमीना बनने पर आता है तो शैतान से भी ज़्यादा कमीना बन जाता है। इस वक्त बेटी की मैयत घर में आने वाली थी और वो बंद दरवाजे पर दस्तक देकर एक नौजवान लड़की को हवस के लिए पुकार रहा था। वो कभी यकीन नहीं कर सकता था कि जिस बेटी की मैयत घर लाई जा रही है वो इसी बेटी को अपने बिस्तर पर ले जाना चाहता है। लोग अजीब होते हैं। अपनी जवान बेटी या बहन का भरा भरा जिस्म सामने हो तो मजहब, कानून और रस्म रिवाज के पिंजरे में बंद होकर उस बदन की तरफ नहीं जाते, लेकिन दूसरे की बहन और बेटी के बदन को ममनुआ नहीं समझते। इस वक्त भी वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और अपनी बेटी को किसी पराई की बेटी समझकर बुला रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर सामने आई तो वह हैरानी और खुशी से उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तानी का बदन उसकी अपनी बेटी बिंदिया के लिबास में था और वह लिबास उस पर ऐसी सज धज दिखला रहा था कि आंखें देखते ही रहना चाहती थी। वे कदाए नाज से चलती हुई ड्राइंग रूम में आई। वो उसके पीछे चलते हुए बोल रहा था, भाई गॉड, क्या क़यामत की चीज़ लग रही हो। फजूल अपने आप को भंगन कह रही थी, अरे तुम तो किसी देश की राजकुमारी लग रही हो। उसने ड्राइंग रूम में उसका हाथ पकड़ा। वे एक झटके से हाथ छुड़ाकर बोली, मैं तुमसे कहूँगी कि मुझे बेटी कहो और मेरे बाप बनकर रहो तो तुम बाप तो क्या, इंसान बनकर नहीं रहोगे, जानवर रहोगे। इंसानों और जानवरों में ये फ़र्क है कि इंसान रिश्ते नाते देखकर जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है, लेकिन जानवर किसी भी मादा को सड़कों गलियों में अपनी मादा बना लेता है। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे कदमों में गिरकर तुम्हें अपना बाप कहूँगी, तब भी तुम मुझे बेटी तस्लीम नहीं करोगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्लीज़ यहाँ से जाने की बात ना करो। तुम जितनी रकम चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। बोलो क्या चाहती हो। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं जाना चाहती हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। देखो, जिद ना करो और मर्द के लिए चैलेंज ना बनो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम ये बैग ले जाना चाहती हो, मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम आयद करूंगा, फिर पुलिस वाले तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। मुझे इस तरह की धमकी ना दो। मेरा रास्ता छोड़ते हो या नहीं? उसने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। उसने एक झटके से कलाई छुड़ाकर अपने बैग में हाथ डाला, फिर उसमें रखे हुए पिस्तौल को निकालकर उसका निशाना लिया। वह एकदम से बौखलाकर पीछे हट गया, फिर पूछा, ये क्या कर रही हो? दिन दिहाड़े डकैती करने आई हो? वो बोली, फौरन बाहर चलो, अपनी कार में बैठो। मैं पिछली नशिस्त पर बैठकर यहाँ से जाऊंगी, फिर कहीं पहुंचकर तुम्हारी कार से उतर जाऊंगी। वो पिस्तौल के सामने मजबूर हो गया। उसके आगे चलता हुआ कार में आकर बैठ गया। वो पिछली सीट पर आ गई। कार स्टार्ट होकर अहाते से बाहर निकलकर एक सड़क पर जाने लगी। उसने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? बताओ, मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। तुम चलते रहो, फिर मैं बता दूंगी। वो सोच रही थी कि कहाँ जाकर कार से उतरना चाहिए। वैसे वो ये प्लान बना चुकी थी कि आइंदा मेरे पास आएगी। मैंने उसके अंदर ये ख्याल पैदा किया कि उसे अभी मेरे पास आना चाहिए। मैं हेड ऑफिस में उसे मिल सकता हूँ। वो अपने बाप से बोली, मुझे शांताबाई अस्पताल के सामने उतार दो। उसने रास्ता बदल कर ड्राइव करते हुए पूछा, तुम वहाँ जाकर क्या करना चाहती हो? क्या शांताबाई तुम्हें बिंदिया की हैसियत से कबूल कर लेगी? वो कबूल करे या ना करे, ये मेरा अपना ज़ाती मसला है।
तुम मुझे वहां पहुंचा दो, इसके बाद दफा हो जाओ। उसने अस्पताल की बहुत बड़ी इमारत के सामने उसे पहुंचा दिया। वो कार से उतरकर बोली, अब यहाँ से जाओ और अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहोगे तो अपने मुंह की खाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वो वहां से चलती हुई अस्पताल के हाथे में दाखिल हो गई। हमेश भास्कर उसे सोचती हुई नजरों से देखता रहा। उसकी ये सोच थी कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। पुलिस वाले पूछते कि उन्होंने किसी लड़की को जो कि भंगन है अपने बंगले में आने की इजाज़त क्यों दी। जब इजाज़त दी थी तो अपनी बेटी के कमरे में क्यों जाने दिया। वहां से सारा माल असबाब उठाकर उसे ले जाने की इजाज़त क्यों दी। माना कि वो पिस्तौल की जद में हमेश भास्कर को मजबूर कर रही थी, लेकिन पिस्तौल उसके हाथ आने से पहले वो उसे मजबूर नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने उसे इतनी छूट क्यों दी थी, क्यों उसे बिंदिया के कमरे में जाने दिया। वो बिंदिया और अफ्तानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करके मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप ड्राइव करता हुआ वापस चला गया। बिंदिया ने मेरे हेडक्वार्टर के ऑफिस में जाकर काउंटर गर्ल से कहा, मैं मिस्टर धर्मवीर से मिलना चाहती हूँ। काउंटर गर्ल ने पूछा, आप अपना शनाख्ती कार्ड पेश करें और अपना तारुफ कराएं ताकि मैं बॉस से इजाज़त ले सकूं। उसने कहा, मैं अपना तारुफ कराना ज़रूरी नहीं समझती, उनसे कह दें कि एक नौजवान लड़की उनसे मिलना चाहती है, लिहाजा मुलाकात के लिए 5 मिनट का वक्त ज़रूर दें। काउंटर गर्ल ने फ़ोन के ज़रिए मुझसे रब्ता किया, फिर कहा, एक अजनबी नौजवान लड़की यहाँ ही है और आपसे मिलना चाहती है। अपना नाम पता नहीं बता रही, सिर्फ ये कहती है कि 5 मिनट के लिए मुलाकात करना चाहती है। मैंने कहा, उसे यहाँ भेज दो। मैंने इंटरकॉम का बटन ऑफ कर दिया और उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला। वो अंदर आई तो मैं उसे देखकर देखता ही रह गया। वो हुस्न और जमाल का शाहकार थी। मैं अब तक ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसके बारे में मालूमात हासिल करता रहा था कि वो बिंदिया अब एक भंगन तानी के जिस्म में दाखिल हो गई है। उस तानी का जिस्म खूबसूरत भी है। मालूमात करना और बात है और आंखों से देखना और बात है। मैंने उसे देखा तो सारी मालूमात पर पानी फिर गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े हसीन चलते फिरते मुजस्मे देखे हैं, लेकिन उस वक्त ये कह सकता हूँ कि ऐसा हसीन मुजस्मा जो दिल में उतर जाए और दिमाग में पहुंचकर होश उड़ा दे, मैंने पहली बार देखा था। एक तो वो भंगन थी, बड़ा गुदराया हुआ जिस्म था, भरपूर थी, जरखेज थी। उस पर उसने मॉडर्न लिबास पहना हुआ था, मॉडर्न मेकअप था, क्योंकि उसके अंदर की बिंदिया ने उसे बिल्कुल मॉडर्न बना दिया था। और वह शराब दो आतिशा बन गई थी। शराब को मुंह लगाओ तो नशा होता है, उसे देखते ही नशा होने लगा। उसने मुझे इस कदर महव देखकर समझ लिया कि मैं उससे मुतासिर हो गया हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने चौंक कर कहा, हाँ ज़रूर आओ। वो एक अदाए नाज से चलती हुई मेरे सामने मेज़ के दूसरी तरफ आई, फिर एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने पूछा, फरमाइए आप किस लिए आई हैं? वह बोली, मैं सच बोलूँगी तो आप यकीन नहीं करेंगे और झूठ बोलूँगी तो शायद आप बुरा मान जाएं, लेकिन मुझसे ताउन नहीं करेंगे। तुम किस मामले में ताउन चाहती हो और किस मामले में बात मनवाना चाहती हो? उसने कहा, मुझे बिंदिया भास्कर ने अपने दस्तखत किए हुए चंद चेक दिए थे। मैं चाहती हूँ कि उन चेकों को बैंक से कैश कराऊं और वहां से लाखों करोड़ों रुपए निकलवा लूं। मैंने कहा, अगर तुम्हारे चेक पर बिंदिया भास्कर के सही दस्तखत होंगे तो मैं उन्हें कैश करवा दूंगा। बड़े से बड़े बैंक वाले मेरी जमानत कबूल कर लेते हैं। उसने एक चेक पर 99 लाख रुपए लिखे और दस्तखत किए। फिर वो चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे पढ़ा, फिर कहा, ये तो बिंदिया भास्कर के दस्तखत हैं। आप यही समझ लें मैं बिंदिया भास्कर हूँ। मैंने उस पर आशिक होने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं यकीन कर लूँगा कि तुम बिंदिया भास्कर हो और चेक कभी कैश हो जाएगा। तुम्हें 99 लाख रुपए यानी 1 लाख कम 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मैंने अकाउंट्स के एक सीनियर क्लर्क को बुलाकर वो चेक देते हुए कहा, इसे अभी बैंक में ले जाओ। बैंक का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फ़ोन करूँ, ये चेक कभी कैश हो जाएगा। वह क्लर्क चेक लेकर चला गया। बिंदिया ने खुश होकर मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, यू आर सो स्वीट। मैंने कहा, तुम मुझे स्वीट कह रही हो? स्वीट यानी मीठा। मैं किस कदर मीठा हूँ ये तो उस वक्त मालूम होगा जब मिठास को मुँह लगाओगी। वह मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी, फिर एक अदा से चलती हुई मेरे पास रिवॉल्विंग चेयर के करीब आ गई। मुझसे लगकर बोली, अगर तुम मुझसे ताउन करोगे और बिंदिया भास्कर के अकाउंट से सारी रकम निकलवाने में मेरी मदद करोगे, फिर उसकी ज़मीन और जायदाद के कागजात के जरिए जितनी भी रकम मिल सकती है वो मुझे हासिल करवाने के सिलसिले में मदद करोगे, तो मैं तुम्हें ऐसे मुँह लगाऊंगी कि सारी ज़िंदगी भुला नहीं सकोगे। मैं उसके फ़रेब को और चालबाजियों को बड़ी हद तक समझ रहा था और किसी हद तक मैं वाकई उसे मुतासिर हो रहा था। अब मेरे बच्चे जवान हो चुके थे, बच्चों के बच्चे भी पैदा हो रहे थे। ऐसी सूरत में मुझे जवान रहने का कोई हक नहीं था, लेकिन फितरत के तकाजे कुछ और ही होते हैं। जब आदमी बूढ़ा होने के बावजूद अंदर से जवान हो, जिंदा दिल हो, सेहतमंद हो, तो वह जवानी के तकाजे भी पूरे कर सकता है। लिहाजा मैं इन तकाज़ों की जद में आकर उसकी तरफ माइल हो गया। मैंने उसे खींचकर अपने बाजुओं की कैद में लेते हुए कहा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उसके ख्यालात पढ़कर पहले ही मालूम हो चुका था कि वो वाकई बिंदिया भास्कर है। उसकी आत्मा तानी नामी एक भंगन के जिस्म में समा गई है। वो भंगन अब एक मॉडर्न लड़की बनकर मेरे पास चली आई थी। थोड़ी देर तक मैं उसके बदन की जरखेजी से मुतासिर होता रहा, फिर उसे अलग करते हुए बोला, जाओ, मैं इसके दूसरी तरफ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। उसकी अना को ठीस पहुंची। वो समझ रही थी कि मैं उसे गिरफ्त में लेने के बाद फिर उसे अलग नहीं हो पाऊंगा, उसी के कदमों में झुकता चला जाऊंगा, लेकिन मैंने उसे दूर कर दिया।
वो मजबूर होकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मैंने अनजान बनकर पूछा, ये बिंदिया भास्कर की चेक बुक्स तुम्हारे पास कहाँ से आ गई और तुम उसके दस्तखत कैसे कर लेती हो? उसने कहा, तुम शायद यकीन ना करो, मैं बिंदिया भास्कर हूँ, मुझे कत्ल कर दिया गया था। मेरी आत्मा भटकी हुई इस कमारी दोशीज़ा के जिस्म में समा गई। इसका नाम तानी है। मैंने पूछा, मैं तुम्हें बिंदिया कहूँ या तानी? जब तुम यकीन कर रहे हो कि एक आत्मा अपने मुर्दा जिस्म से निकलकर किसी दूसरे जिस्म में पहुंच सकती है, तो फिर यकीन कर लो कि मैं बिंदिया हूँ। जिस्मानी तौर पर तो मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस वजूद के अंदर आज भी है, जो इस वक्त तुम्हारे सामने है। अगरचे ये बात अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी आत्मा बिंदिया की है और जिस्म तानी का। वैसे तुम्हें कत्ल किया गया है तो तुम्हारी लाश कहीं तो पड़ी होगी। हाँ, एक आईजी ऑफ पुलिस रंजीत वर्मा ने मुझे कत्ल किया था। मेरी लाश उसके बंगले में थी। अभी मेरा भाई योगेश वो लाश लेने के लिए अस्पताल गया है। मेरे डैडी मेरा क्रियाक्रम करने वाले हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अजीब सी बात है, तुम्हारा क्रियाक्रम वहाँ होने वाला है और तुम यहाँ मेरे पास बैठी हुई हो। वो बताने लगी कि 2 घंटे पहले उनके बंगले में गई थी। वो दोनों से बिंदिया तस्लीम नहीं कर रहे थे, बल्कि ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। दोनों ही उसका जिस्म हासिल करना चाहते थे। वो उन्हें यकीन नहीं दिला सकती थी कि बाप अपनी बेटी पर और भाई अपनी बहन पर नीयत ख़राब कर रहे। वो ये तस्लीम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो अपने ज़रूरी कागजात वगैरह लेकर वहाँ से चली आई थी। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम कहाँ रहोगी? उसने मुस्कुराकर कातिलाना अंदाज में मुझे देखा, फिर कहा, तुम चाहो तो अपने दिल के मकान में रख सकते हो। ये मकान बूढ़ा हो चुका है, इसके दर और दीवार कमज़ोर हो चुकी हैं। कोई भी दरवाज़ा तोड़कर आएगा और तुम्हें उठाकर ले जाएगा। ख्वामखा खुद को बूढ़ा कह रहे हो, जबकि बूढ़े दिखाई नहीं देते। मुझे अपने सीने से लगाकर रखो, मैं तुम्हें जवान बनाए रखूंगी। तुम मुझ पर मेहरबान हो रही हो तो मैं तुम पर भी मेहरबानी करूंगा। तुम्हारे बाप और भाई की तमाम दौलत और जायदाद उनसे छीनकर तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। वो खुशी से उठकर तेजी से चलती हुई मेरे पास आ गई, फिर एकदम से गले में बाहें डालकर मुझसे लिपट गई। शुक्रिया अदा करने लगी, कहने लगी, अगर तुम किसी भी तरह उनका सब कुछ मेरे नाम करा दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। अभी तो तुम आराम से बैठो, ये बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में कितनी रकम है? उसने अलग होकर कहा, मेरे पास इस वक्त 1 करोड़ 70 लाख रुपए हैं। मैंने बड़ी हेरा फेरी से इतनी रकम जमा की है, किसी को अब तक नहीं बताया, तुम्हें बता रही हूँ। तुम एक कागज़ पर लिखो कि तुमने मुझसे 1 करोड़ 70 लाख रुपए कर्ज लिए थे। तुम एक चेक के जरिए वो रकम मुझे अदा कर रही हो। अभी बैंक का वक्त है, मैं वो चेक कैश करा लूंगा, इससे पहले कि तुम्हारा बाप और भाई बैंक वालों को तुम्हारी मौत की इतला दें और तुम्हारा अकाउंट क्लोज करा दें। उससे पहले ही वो रकम निकाल लेनी चाहिए। वो कुर्सी पर बैठकर मेरी हस्बे ख्वाहिश तहरीर लिखने लगी। मैं अमेश के पास पहुंच गया। वो घर वापस आकर सोच रहा था कि पता नहीं वो खूबसूरत भला कौन थी। अचानक आई और बिंदिया के कपड़े पहनकर उसका कुछ सामान लेकर चली गई। पता नहीं क्या लेकर गई है, मुझे देखना चाहिए। उसने बेडरूम में आकर देखा तो अलमारी खुली हुई थी। उसकी चेक बुक्स नहीं थी और उसकी जायदाद के जो कागजात थे वो भी गायब थे। उसकी समझ में नहीं आया कि वो ऐसी चीज़ें क्यों चुरा कर ले गई है जिनसे उसे कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। वो बिंदिया नहीं है, उसके दस्तखत नहीं कर सकेगी, ना ही अकाउंट से रकम निकाल सकेगी और ना ही कागजात से कुछ हासिल कर सकेगी। मैंने उसे ये सोचने समझने का मौका नहीं दिया कि वो फ्रॉड करके जाली दस्तखत के जरिए रकम निकलवा सकती है और उन जायदाद के कागजात के जरिए भी कोई हेरा फेरी कर सकती है। यूं भी उसे ज़्यादा सोचने समझने का मौका नहीं मिला, क्योंकि योगेश बिंदिया की लाश ले आया था। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को इतला दे दी गई। लोग वहाँ रहे थे और उसका क्रियाक्रम होने वाला था। योगेश ने बंगले में वापस आकर उसे तलाश किया। वो दिखाई नहीं दे रही थी। उसने बाप से पूछा, वो लड़की कहाँ है? बाप ने पूछा, कौन लड़की? क्यों अनजान बनते हैं? जो यहाँ आई थी, खुद को बिंदिया कह रही थी। वो यहाँ से जा चुकी है। मैंने उसे रोकना चाहा, अच्छी खासी रकम का लालच भी दिया, लेकिन वो यहाँ से चली गई। वो नागवारी से बोला, मैं जानता था आपका बुढ़ापा उसे रोक नहीं सकेगा। रकम का लालच देने से क्या होता है? यही लालच मैं देता तो वो यहाँ से नहीं जाती। बिंदिया ने एक तहरीर लिख कर दी और 1 करोड़ 70 लाख रुपए का चेक लिखकर उस पर दस्तखत किए। मैंने मैनेजर को बुलाकर वो चेक देते हुए कहा, अभी बैंक जाओ और ये चेक कैश करवा के ले आओ। वो चेक लेकर चला गया। मैंने फ़ोन के जरिए बैंक मैनेजर से कहा, मेरा एक मैनेजर बड़ी रकम का चेक लेकर आ रहा है, आप उसे अभी कैश करवा दें। उसने कहा, जनाब हम आपके खाते में, जैसे ही चेक आएगा आपके पास कैश पहुंचा दिया जाएगा। शांताबाई ने मुझे अपनी दौलत और जायदाद का ट्रस्टी बनाकर तमाम कारोबार मेरे हवाले किया था। मैं उस बैंक के साथ हर माह करोड़ों रुपए का लेन देन किया करता था, इसलिए वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए का चेक फौरन ही कैश हो गया। वो रकम बिंदिया के पास आ गई। उसे तवक्को थी कि मुझ जैसा शख्स ही उसे इतनी रकम दिला सकता है। वो खुशी के मारे फिर मेरे पास आकर मेहरबान होने लगी, कुर्बान होने लगी। फिर उसने कहा, मुझे प्यास लग रही है, मैं जूस पीना चाहती हूँ, क्या मेरा साथ दोगे? बेशक, अभी मंगवाता हूँ। मैंने मुलाजिम को बुलाकर जूस लाने को हुक्म दिया। उसने पूछा, सर किस फल का जूस पीना चाहेंगे? बिंदिया ने कहा, मैं बनाना जूस पीना चाहूँगी। मैंने कहा, जाओ वही ले आओ। मुलाजिम चला गया। चंडाल को बिंदिया से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने बेटे हंसराज के जरिए उसे कत्ल किया था। वो उसकी आत्मा को यूं ही भटकने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उसने इसे एक भंगन तानी के जिस्म में पहुंचा दिया।
इसकी वजह यह थी कि मैंने उसके बेटे हंसराज जोगिया को ट्रैप किया था। तनवीम अमल के जरिए उसे अपना ताबेदार बनाना चाहता था। उससे पहले ही चंडाल को मालूम हो गया कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। उसने अपने बेटे को भी कत्ल कर दिया ताकि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसके करीब ना पहुंच सकूं और ना ही उसका सुराग लगा सकूं। वो मुझ पर शुबा कर रहा था कि मैं बिंदिया को आलाकार बनाकर उस तक पहुंचकर ऐसा कर रहा था। लिहाजा वो बिंदिया को तानी बनाकर उसके जरिए मालूम करना चाहता था कि अगर वो टेलीपैथी जानने वाला मैं ही हूं तो फिर कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं और किस तरह उसका सुराग लगाना चाहता हूं। मुलाजिम 2 गिलास ले आया। उसने एक मेरे सामने रखा और दूसरा गिलास बिंदिया के सामने रख दिया। हम दोनों गिलास उठाकर पीने लगे। पहला घोंट पीते ही मुझे मालूम हो गया कि मज़ा बदला हुआ है और इसमें कुछ मिलाया गया है। मैंने दूसरा घोंट पिया तो पता चल गया कि साबी कमजोरी की दवा है। बहुत अरसे पहले जवानी में मंजाली की कुर्बत ने मुझे जहरीला बना दिया था। वो एक जहरीली स्याफाम लड़की थी। मुझे दिल की गहराई से इस कदर चाहती थी कि उसने मेरे लिए जान दे दी थी। मुख्तसर यह कि उसकी कुर्बत ने मुझे इस हद तक जहरीला बना दिया था कि ऐसी दवाएं मुझ पर असर नहीं करती थी। जूस में जो दवा मिलाई गई थी वो मुझ पर असर नहीं कर सकती थी। मैं मोहतात हो गया कि चंडाल मेरा सुराग लगाना चाहता है, मालूम करना चाहता है कि यह धर्मवीर कौन है और बिंदिया उसके पास क्यों आई है। मैंने पहला घोंट पीते ही अपने दिमाग को हदायत दी कि मेरे ख्यालात का चोर दरवाज़ा बंद हो जाए। फिर मैंने ज़हन को आज़ाद छोड़ दिया। चंडाल बिंदिया के जरिए देख रहा था। मेरे जूस का गिलास खत्म होने लगा तो वो मेरे अंदर पहुंच गया। खुश हो गया कि उसे जगह मिल गई है। वो ये समझा कि मैं उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करूं। वो मायूस हो रहा था कि मैं कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं हूं, लेकिन बहुत ही शातिर हूं और कारोबारी दुनिया में बड़ी सूझबूझ का मालिक हूं। इसलिए शांताबाई ने मुझे अपना ट्रस्टी बनाया हुआ है। मैंने उसे जताने के लिए बिंदिया से कहा, तुम कहती हो कि बिंदिया हो, मैं मान रहा हूं कि तुम बिंदिया हो या कोई भी हो, खूबसूरत हो, जवान हो और मेरी आगोश में आने वाली हो, इसलिए तुम्हें बिंदिया तस्लीम करूं। मगर एक बात पूछना चाहता हूं। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ पूछो। तुम किसी आईजी ऑफ पुलिस रंजीत वर्मा के साथ उसके बंगले में क्यों गई थी? मैं बता चुकी हूँ, मेरा बाप और भाई मुझे कत्ल कर देना चाहते थे। उनसे खौफजदा होकर घर से भाग गई। फिर मैं उसी रंजीत वर्मा के बंगले में जाकर पनाह लेना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मुझे खिलौना बनाकर कत्ल कर देगा। मैंने पूछा, तुम्हारी समझ में आता है कि तुम्हारी आत्मा तानी के अंदर कैसे पहुंच गई? मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कत्ल हो गई और फिर कैसे इस जिस्म में समा गई। ये सब मुझे एक तमाशाई जादू लग रहा है। अगर ये सब कुछ मुझ पर ना बीत रही होती तो कभी यकीन ना आता कि एक आत्मा दूसरे जिस्म में समा जाती है। चंडाल मेरे अंदर छुपा हुआ बातें सुन रहा था और मैं उसे सुनाने के लिए कह रहा था, बिंदिया, इससे पहले भी तुम्हारे साथ अजीबोगरीब वाकयात हुए थे। बिंदिया ने पूछा, कौन सा वाकया? याद करो, तुमने मुझे फांसने के लिए होटल के कमरे में बुलाया था। वहां तुम्हारे बाप ने कई कैमरे छुपा रखे थे। उनका मेरी और तुम्हारी शर्मनाक तस्वीर उतार कर मुझे ब्लैकमेल करने का इरादा था और शांताबाई की सारी जायदाद को हासिल करने का मंसूबा। वो सर झुकाकर बोली, मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हारे साथ चालबाजी की गई और नतीजा बुरा निकला। मैं तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता। उस रात तुमने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए मैं अपनी इज्जत के लिहाज से तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं गया। तुमने वहां नशे की हालत में बैरे के साथ रात गुजारी और तुम्हारी वो फिल्म उतार ली गई। इस तरह किसी ने वो फिल्म चुराई और फिर तुम्हें और तुम्हारे बाप को ब्लैकमेल करने लगा। वो ब्लैकमेलर तो मेरी जान के पीछे पड़ गया था। पता नहीं वो फिल्म उसके हाथ कैसे लग गई। ऐसे एक वाकया तुम्हारे फूफी के बेटे कुंदन कपूर के साथ भी हुआ। उसकी भी निहायत शर्मनाक फिल्म तैयार की गई थी। उसी ब्लैकमेलर ने वो फिल्म तैयार की थी जो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता था। इन दो वाकयात से पता चलता है कि वो ब्लैकमेलर बहुत पुरस्रार है या कोई ऐसा पुरस्रार इल्म जानता है जिसके जरिए वो तन्हाई में पहुंचकर ऐसी शर्मनाक फिल्म तैयार कर लेता है। बिंदिया ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो ब्लैकमेलर जादू जानता होगा? या तो वो जादू जानता है या फिर टेलीपैथी जानता है। ये ऐसे लूम हैं जिनके जरिए नामुमकिन को मुमकिन बना दिया जाता है। मैंने ये बातें चंडाल को सुनाने के लिए की थी। वो सोच में पड़ गया कि वो ब्लैकमेलर वाकई टेलीपैथी जानता होगा। उसी ने बिंदिया को घर से भगाकर मेरे बेटे राजहंस के पास पहुंचाया होगा। जब राजहंस ने बिंदिया के साथ शराब पी और उसके दिमाग के दरवाजे खुल गए तो उस टेलीपैथी जानने वाले को मालूम हो गया कि वो मेरा बेटा है, तो उस पर तनवीम अमल किया और मुझ तक पहुंचना चाहा। पता नहीं वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है। वो घूम फिर कर मेरे ही बारे में सोचता था कि मैं कहीं छुपा हुआ उसकी ताक में हूँ और मैंने उसे ये यकीन दिला दिया कि जिस धर्मवीर के दिमाग में रहकर गुफ्तगू सुन रहे वो टेलीपैथी नहीं जानता और उसके पास रहकर वक्त ही ज़ाया होगा। लिहाजा वो मेरे दिमाग से चला गया। इन दिनों वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ तो यही मालूम करना चाहता था कि हंसराज जोगिया के जरिए कौन उसका सुराग लगा रहे, लेकिन वो इस सिलसिले में नाकाम हो रहा था। दूसरी तरफ टोनी जे था, वो अमेरिकन टेलीपैथी जाने वाला जिसे वो ट्रैप कर चुका था और तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल और ताबेदार बना चुका था। वो दिन रात जब भी मौका मिलता टोनी जे और उसकी बीवी हेलेना के दिमाग में जाता रहता। अपने मंसूबे के मुताबिक उन्हें हिंदुस्तान बुलाने वाला था। इससे पहले वो उन्हें हिंदी ज़ुबान और हिंदुस्तानी कल्चर सिखा रहा था। तनवीमी अमल के जरिए मुश्किल से मुश्किल बातें भी सिखाई जाएं तो वो जहन नशीन हो जाती हैं, फिर आदमी उसे भूल नहीं पाता। टोनी जे और हेलेना भी रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तानी कल्चर में ढलते जा रहे थे और हिंदी ज़ुबान अच्छी तरह एक दूसरे से बोलने लगे थे।
तीसरी तरफ वो 4 योगा जाने वाले आर्मी अफसरान रह गए थे, जिनसे अब वो जल्द से जल्द निमटना चाहता था। इसके लिए उसने प्लानिंग की थी कि अपने बेटे हंसराज जोगिया के जरिए उन्हें बारी बारी कत्ल करेगा। लेकिन इस दरमियान में मेरी मुदाखलत के बायस उसका मंसूबा खटाई में पड़ गया था। अब वो फिर सोच रहा था कि अपने बेटे के जरिए ऐसी वारदात कराएगा और उन आर्मी अफसरान से निजात हासिल करके एक आज़ाद और खुद मुख्तार टेलीपैथी जाने वाले की हैसियत से ज़िंदगी गुजारेगा। उसने अपने बेटे को इस बार जिस नौजवान के जिस्म में पहुंचाया उसका नाम मनोज अग्रवाल था। वो रईस ज़्यादा था, वो भी शराब व शबाब का आदी था। चंडाल ने पहले सोचा कि तनवीम अमल के जरिए उसकी शराब छुड़ा दे, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया, क्योंकि मनोज जितना दौलतमंद और जितना वसी इख्तियारात का मालिक था उतना ही बुज़दिल था। चंडाल उसके जरिए उन 4 आर्मी अफसरान को कत्ल नहीं करा सकता था। ऐसी वारदात के दौरान में उसे हमेशा साथ रहना पड़ता और वह मुसलसल ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था। वो आर्मी अफसरान उसकी निगरानी करते रहते थे। अब वो जल्द से जल्द इस कैद से रिहाई चाहता था। बहुत अरसे तक उनकी पाबंदियों में रहकर उनकी मुजालिम सह चुका था। अब रिहाई के सिलसिले में उसकी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी थी। उधर से टोनी जे को भी बुला रहा था। अगले 2 दिनों में वो इंडिया पहुंच सकता था। उसने अपने बेटे हंस राज से कहा, गधे, तेरी वजह से मैं बहुत मुश्किलों में पड़ जाता हूँ। अब तुझे ये नया जिस्म दिया है तो ये कमबख्त बुज़दिल है। तू जितनी भी बहादुरी से और जीदारी से किसी को कत्ल करने जाएगा, उतनी ही बुज़दिली से ये काम बिगाड़ दिया करेगा। तुम दोनों के जहन मुश्तरिक हैं, कहीं भी किसी वक्त भी कोई गड़बड़ हो सकती है। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा कि उसे तो ये मालूम करना था कि बिंदिया के जरिए कौन उसका सुराग लगा रहा है। वो उस टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंचना चाहता था, फिर उन आर्मी अफसरान से भी पीछा छुड़ाना चाहता था। वो फिर बिंदिया के पास आ गया। ये देख चुका था कि बिंदिया मुझे फांस रही है और मैं उस पर लट्टू हो रहा हूँ, लेकिन अब उसे मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मुझे वो एक आम सा आदमी समझता था। उसने फैसला कर लिया कि बिंदिया को मुझसे अलग कर देगा और उसे किसी ऐसे शख्स के पास पहुंचा देगा जो कत्ल व गारत गरी से डरता ना हो, बल्कि उसे खेल समझकर खेलता हो।